राम राम निशांत भाई, कैसे हो? राम राम अरिंद भाई, बढ़िया। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस हो रहा है टाइम हरियाणा। पास। हो रहा है टाइम पास। मैं चाहता था कि हरियाणा पे एक अच्छा एपिसोड किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे कर लिया, पंजाब पे कर लिया, हिमाचल पे कर लिया, बिहार पे करने वाले हैं, केरला पे कर लिया। तो अपना हरियाणा जो है वो उस तरीके से जो मैं कवर करना चाहता था वो अभी तक बिल्कुल। हुआ नहीं है। और जब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ ट्विटर पे, तो काफ़ी मेरे को सीखने को मिला है हरियाणवी के लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में। काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। मैं मतलब ट्विटर पे भी था तो 10 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन वो उस तरीके के अकाउंट्स ही नहीं आ रहे थे कि जो हरियाणा लैंग्वेज के बारे में या कल्चर के बारे में बात करें उस तरीके से इन डेप्थ इंटेलेक्चुअली, जो और लैंग्वेजेस के बारे में बात होती है। तो उस पे एक आप आए तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आने के लिए। और आपका मैंने लेक्चर सुना था, एमडीयू वाला, हरियाणवी लैंग्वेजेस के ऊपर। कई लोग, जैसे मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो हरियाणवी है, तो कई लोग आरोप लगाते हैं कि पूछते भी हैं कि ये रीजनलिज्म का क्या फैक्टर है। तो मैं हमेशा बताता हूँ, लोगों को पता नहीं है कि वो रीजन, हरियाणा रीजन से हरियाणवी नहीं है, वो लैंग्वेज का एक वो है, सही। उससे ज़्यादा प्रेम है बिल्कुल। हरियाणवी भाषा से। इसीलिए वो हैंडल यूज़ करता हूँ मैं, इसलिए उसमें 2 N है। तो स्वागत आपका। थैंक और यहाँ से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज पे आएंगे, वो एक मेन बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये भी बताएं, बहुत लोगों को नहीं पता है कि यार हरियाणा का क्या मतलब आइडेंटिटी है, क्या कल्चर है। कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो पंजाब जैसा ही है, कुछ लोग सोचते हैं कि वेस्ट यूपी से मिलता जुलता है, डिपेंडिंग ऑन द पीपल यू इंटरेक्ट विद। कुछ लोग सोचते हैं ये तो राजस्थान से मिलता जुलता है, कुछ लोग दिल्ली को भी हरियाणा के पार्ट्स में समझते हैं। तो ये जो हरियाणा की जो आज की आइडेंटिटी है वो कैसे इवोल्व हुई है, मैं चाहता हूँ इसको दो तरीके से हम 2 भागों में बांट लें। एक 1966 जब हरियाणा एज ए ऑफिशियल स्टेट बना, और उसके बाद का आज तक का। तो इन 2 भागों में हम बांट लेते सही। हैं। तो 66 तक कैसे इवोल्व हुआ हरियाणा का आइडेंटिटी? अच्छा, थोड़ी और भी उससे पीछे चलते हैं। मेन तो 1857 का जो रिवोल्ट है वो एक वाटर शेड है हरियाणा की हिस्ट्री में। लेकिन थोड़ा सा पीछे अगर चलें तो हरियाणा एज अ टर्म, मतलब नॉट HARYANA, उसकी अलग अलग इंग्लिश में भी वेरिएशन थी, HARIANA भी लिखते थे लोग। तो ये टर्म तो एग्जिस्ट पहले भी करता था। मतलब अब इसका भी हरियाणा की किताबों में देखोगे इतिहास की, तो इतिहास बड़ा पुराना है। मतलब महाभारत या हुई, गीता या हुई, सरस्वती, वैदिक सिविलाइजेशन, वो उसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं। लेकिन मिडीवल टाइम्स में भी इस इलाके की अपनी अलग एक शनाख्त थी। फिरोज शाह तुगलक के टाइम से, सल्तनत पीरियड से इस इलाके की अपनी अलग शनाख्त थी। ये दिल्ली से अलग इलाका था, यहाँ लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती थी, यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर अलग था पंजाब से, क्योंकि वहाँ एक चीफटेंस सिखिज़म आने के बाद वहाँ का कल्चर अलग हो गया इस रीजन से। तो इसको राजस्थान और यूपी से हमें अलग करके देखना पड़ेगा। ये दिल्ली से जुड़ा रहा हमेशा, इसलिए इसकी आइडेंटिटी दबी रही। लेकिन हरियाणा एज अ रीजन इसकी शनाख्त थी। मुग़ल काल में ये थोड़ी मिट गई। ये दोबारा फिर इमर्ज होती है आपकी जब एक डिसेंट्रलाइजेशन सा होता है पॉलिटी का। लेटर मुग़ल, जब औरंगज़ेब का डाउनफॉल हो जाता है, डिक्लाइन है, उसके बाद दोबारा ये रीजन जो है एक्टिव हो जाता है। यहाँ मराठी लोग जो हैं वहाँ उनकी दोबारा एंट्री हो रही है, अहमद शाह अब्दाली आ रहा है, नादिर शाह आ रहा है, फिर एक बैटल ग्राउंड दोबारा ये बनता है। लेकिन असल में जब अंग्रेज़ यहाँ 1803 में आते हैं इस इलाके में, यहाँ कब्ज़ा करते हैं, तो उसके बाद इसकी एक आइडेंटिटी जो है ना वो शेप होने लग जाती है। जॉर्ज थॉमस, जिसको हम कहना चाहिए कि पहला हरियाणवी था, तो एक आयरिश मर्सनरी जो आता है, बेगम सुमरों के लिए काम करता है, एक अपनी एक अलग रियासत कार्व आउट कर लेता है हाँसी के एरिया में। तो यहाँ अगर देखोगे तो 1803 के बाद से जैसे जैसे इंग्लिश जो राज है वो कायम होता है हरियाणा में 1857 तक, तो वो अपनी जड़ें मजबूत करते हैं, तो इसको एक अलग शेप देते हैं इस रीजन को। यहाँ छोटे छोटे आप देखोगे किंगडम्स भी हैं, कोई रियासतें हैं, अब नवाब भी बड़े रहे हैं। अगर आप देखोगे तो लोहारू का नवाब था आपका, यहाँ बल्लभगढ़ में था, दुजाना में था, बहादुरगढ़ में था, तो अलग अलग एरिया में शेख थे, यहाँ खरखौदा में अलग अलग जगह। और नॉर्थ हरियाणा में देखोगे तो वहाँ 6 छोटे छोटे किंगडम्स थे, कलसिया था, जींद जो था वो संगरूर की एक तहसील था। तो ये इलाका बटा हुआ है, लेकिन वो इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक पॉलिटिकल यूनिटी देते हैं जो राजपूताना से अलग है। तो तब से इसकी एक आइडेंटिटी फॉर्म होती है।
इशू क्या होता है, फिर 1857 का रिवोल्ट हो जाता है। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मेरठ से शुरू हुआ, लेकिन हमें नए दस्तावेज ये मिले हैं कि अम्बाला में भी जो है पहली उसकी अलग जो जगाई गई थी वो अम्बाला की कैंटोनमेंट से भी, उससे पहले भी मतलब कुछ घंटे पहले अम्बाला से वो चिंगारी जो है उठी 1857 की। खैर उसमें भी हरियाणवियों का बड़ा योगदान रहा, ख़ासतौर पे अहिरवाल का जो हरियाणा का रीजन है, रेवाड़ी गुड़गांव का। तो रावतोला राम जी थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो भी एक मतलब कह लो कि छोटी सी रियासत उनकी अपनी थी, उन्होंने फ़ाइट किया। नाहर सिंह थे बल्लभगढ़ में, उन्होंने फ़ाइट किया। कुछ नवाब थे, उन्होंने भी फ़ाइट किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो 57 के बाद क्या होता है, ये एरिया तब तक फोकस में नहीं था क्योंकि वो उनकी एक्सपेंशन पॉलिसी चल रही थी डलहौजी के अंडर तब तक। तो वो सतलुज पे जाके मतलब वहाँ तक बॉर्डर बन चुका था ब्रिटिश हुकूमत का, और संधि होती है राजा रणजीत सिंह के साथ, फिर बाद में पंजाब भी लैप्स होता है। तो 57 का जो रिवोल्ट है उसके बाद आप इसकी अगर मतलब शनाख्त जो है कॉन्क्रीट तौर पे इस रीजन की एक इमर्ज हो रही होती है 57 के, क्योंकि यहाँ के लोगों ने रिवोल्ट किया। और इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब के जो चीफ्टेंस थे उन्होंने साथ दिया ब्रिटिशर्स का 1857 वो में। तो पता है, हाँ। तो उसके बाद इसमें हाँ, मैं एक ये पूछना चाहूँगा क्योंकि वो संधि हुई थी राजा रंजीत सिंह के सिख एम्पायर के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि सिखों का जो राज था वो आपका कैथल जींद यहाँ तक था, लेकिन ये संधि होने के बाद फिर वो सतलुज तक वो हरियाणा के एक तरीके से रिक्लेम करता है। हाँ, एक तो तरीके से बेसिकली वो कहते थे, वो डिवीजन करते थे पंजाब और हिंदुस्तान का। अच्छा, तो सतलुज तक हिंदुस्तान का बॉर्डर था, उसके बाद पंजाब स्टार्ट होता है। हाँ। तो इसलिए आप देखोगे कि जो मालवा रीजन है ना उसका कल्चर हरियाणा से मिलता है थोड़ा बहुत, नॉर्थ हरियाणा से, और वहाँ एक डिवीजन आ जाता है। लैंग्वेज का भी, बोली में भी बहुत फर्क है। मालवी पंजाबी मतलब ईजी है समझ नहीं हरियाणवियों के लिए, बजाय कि माझी पंजाबी। माझी और ज़्यादा मतलब प्योरिस्ट फॉर्म में, और जो आजकल स्टैंडर्ड पंजाबी है वो माझी पंजाबी को इन्होंने स्टैंडर्ड लिया हुआ है। तो वो हम कहते हैं कि पंजाब का और हिंदुस्तान का बॉर्डर है। मालवा के जो भी सारे जो सिकचट हैं आज, वो अगर आप 100-125 साल पहले चले जाओ तो वो सारे एक्चुअली जाट ही थे। हाँ, जो आर्मी में जाने के बाद विश्व युद्ध जब पहला और दूसरा शुरू हुआ उसमें जब भर्ती करते थे, तो क्योंकि वो मार्शल कॉम की जो थ्योरी थी और सिखों को ज़्यादा जैसे सिखों ने जैसे मदद की थी 1857 के विद्रोह को दबाने में, तो उसके वजह से वो भर्ती उनकी करते थे ज़्यादा। तो इसलिए जो सब लोग थे वो पगड़ी पहनने से पहले वो सिख बन गए। बिल्कुल, वो उनका एक इकोनॉमिक इंसेंटिव भी था उस चीज़ में, नौकरी का भी। तो 1857 के बाद क्या हुआ, एज अ पनिशमेंट इस एरिया को पंजाब में मिलाया गया। ये एरिया पहले जो आगरा का प्रोविंस था, यूनाइटेड प्रोविंस, उसका हिस्सा था। और अगर आप देखोगे आज भी तो वेस्टर्न यूपी और हरियाणा कल्चर बहुत हद तक मिलता भी है। जो दिल्ली देहाती गाँव थे उनसे भी हमारा मतलब ज़्यादा एक कल्चरल एफिनिटी है। अब लेकिन अब मैं पहले भी कई बार बात कही है कि 1857 से लेके 66 तक का जो पीरियड है उसमें ना सिर्फ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म झेला है हमने, पंजाबी इंपीरियलिज्म भी झेला है। क्योंकि पंजाब बड़ा एक स्टेट था, सिर्फ पंजाब आज मॉडर्न पंजाब नहीं, जो आपका पेशावर तक था, उनका पेशावर तक पंजाब था, कितना बड़ा एरिया था। तो ये तो मतलब उसमें एक छोटा सा हिस्सा रह गया ये रीजन हमारा हरियाणा का। फिर इसको बांट दिया गया। उसके बाद जो दादरी है, महेंद्रगढ़, जिसको कन्नौड़ कहते थे, अब कन्नौड़ उसका नाम है, किसी को पता ही नहीं है कि महेंद्रगढ़ का नाम कन्नौड़ है। तो महेंद्रगढ़ जो उनके जो राजा थे पटियाले के, उनके लड़के का नाम था महेंद्र, तो उसका नाम महेंद्रगढ़ चल रहा है तब से। अच्छा, हाँ, तो वो बाद में किसी ने चेंज भी नहीं किया, अब तक 50 साल हो गए हरियाणा बने, 50-60 साल। तो वो रीजन काट दिया, कुछ नवाबों को दे दिए जो लॉयल रह गए। जो टॉप नॉर्थ हरियाणा थे रीजन थे, वो जो पेप्सू स्टेट के जो उत्तराधिकारी बाद में रहे, उन्हीं की फैमिली लीनिएज जो थी, जींद वगैरह, कलसिया, ये सब उनके कब्जे में रहा। तो ब्रिटिशर्स के जो अंडर इलाका आया उन्होंने इसको तोड़ मरोड़ दिया। तो इस में अगर क्या हुआ 57 के बाद से देखें तो 2-3 थ्योरीज कि हम इसको समझ सकते हैं हरियाणा की शनाख्त को। एक तो आपने मार्शल रेस थ्योरी की बात की, क्योंकि ब्रिटिश रिक्रूटमेंट, उन्हें जब वो फॉरवर्ड पॉलिसी चला रहे थे, वो अफगानिस्तान तक जा रहे थे, तो उन्हें लोग भी चाहिए थे। तो और आपके अवध के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने विद्रोह किया हुआ था, तो उन्हें नए एक मेल रिक्रूटेबल पॉपुलेशन चाहिए थी जहाँ से वो फौजी भर्ती करें लोअर लेवल पे। तो उससे पहले यहाँ का एजुकेशन का स्तर तो था नहीं, और कुछ यहाँ कोई स्किल नहीं थे। एक एग्रीकल्चर मेन जो ऑक्यूपेशन थी, तो सेकंड जो है मिलिट्री सर्विस बनी। तो 1880s में हम देखते हैं कि ये पूरा मार्शल रेस थ्योरी वजूद में आती है, उसको फ़रोग दिया जाता है इस इलाके में, लोग मिलिट्री में भर्ती होते हैं। और इस टाइम पे हरियाणा में एक चीज़ और चल रही होती है, क्योंकि अब मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन भी आ जाती है। तो अगर आप देखोगे कि इस टाइम रामधन हुड्डा होते हैं,
एग्रीकल्चर में काम करने वाले डॉक्टर हैं, वो MBBS हैं। बाद में सर छोटू राम निकलते हैं इस एरिया से, आपके सेठ छाजू राम निकलते हैं। तो जो ब्रिटिश इस एरिया की एंट्री हुई है, क्योंकि अब तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो एजुकेशन के दम पे लोग भी यहाँ इमर्ज हो रहे हैं, एक सोसाइटी में भी कॉन्शियसनेस आ रही है। वो धीरे धीरे हमें दिखता है पोस्ट 1900, अगली सेंचुरी में जब हम जाते हैं, जब एक जनरेशन निकल चुकी है जो इंग्लिश एजुकेशन और नौकरी करके आई है। फिर ये एरिया सेम चल रहा है तब तक का 50-60 साल में वही चीज़ें। लेकिन अब जो हम आज जिन स्टीरियोटाइप से हरियाणा को एसोसिएट करते हैं वो बनते हैं 1911 के बाद। अच्छा। उससे पहले हमें ऐसा कुछ देखने में नहीं, जो 16 दूनी 8 की जैसे डेफिनेशन है, या हरियाणा को सिर्फ जाटलैंड कहना, या एक तरह का उसको नैरेटिव देना, वो उस टाइम तक 1900 तक डेवलप नहीं हुआ है। वो एग्रीकल्चर और फौज में तो है, लेकिन 1911 में क्या होता है, वो भी एक अपने आप में वाटर शेड है, क्योंकि कैपिटल शिफ्ट हो जाती है आपकी। अब तक कलकत्ता जो है वो केंद्र है, उसके अलग रीज़न रहे उसको शिफ्ट करने के, वो बंगाली रेवोल्यूशनरीज थे जो भी था, यहाँ कैपिटल लेके आते हैं। तो पहले तो जो हरियाणवी, अब दिल्ली को हरियाणवी ना देखना भी एक बड़ी गलती है हमारी, क्योंकि जो गांव थे, मालचा जो उठाया गया वहाँ पे, रायसीना जिस पे आज लुटेंस दिल्ली बसी हुई है, वो भी आपके हरियाणवी लोगों के गांव थे। अब दिल्ली में भी आप लैंग्वेज देखोगे तो देसाड़ी, कौरवी, अहिरवाटी, वही ज़बानें बोली जाती हैं दिल्ली देहात में। एग्जैक्टली वही पार्टीशन है, वही पार्टीशन है। तो आपने क्या किया, उनका विस्थापन किया। हरसाना गांव आपने बसा दिया सोनीपत में। हरसाना एक्चुअली ये वहाँ का गांव है, जहाँ कुहाड़ों का गांव है, जहाँ पे लुटियंस दिल्ली है, वो वहाँ पे लेके गए। हाँ, हरसाना राई भी ऐसा ही हुआ है। हाँ, तो वो उठा के आपने बीच में एक जगह राठदाना हरसाना जो था ये बसा दिया। वहाँ के गोत वहाँ के नॉर्मल गांव से नहीं मिलते, कुहाड़ वहाँ है ही नहीं। वो दैया की बेल्ट है पूरी सोनीपत की। तो आपने ऐसे कुछ गांव आपने बाद में भी ऐसे चेंज करे। चंडीगढ़ भी 60s में ऐसे ही बना है, वहाँ के भी गांव आपने ऐसे उखाड़ के उनका विस्थापन किया। तो उससे क्या हुआ, जो नई क्लास वहाँ आई, क्योंकि अब सरकार आई है नई, तो नए लोग भी आएंगे उनके साथ उनका अमला जमला आएगा, अफसर आएंगे। तो लेकिन पढ़ी लिखी क्लास कौन है अब तक, या तो बंगाली हैं या मद्रासी हैं या कुछ बॉम्बे वाले हैं जो सेंट्रल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, कोई ICS अफसर हैं, उनके अमला जमले। तो वो आए, तो उसके बाद जब उनका लोकल लोगों से यहाँ इंटरेक्शन होता है, तो फिर ये स्टीरियोटाइप्स और ये इमेज बननी स्टार्ट होती है आपकी कि हरियाणवी जो हैं ये अनपढ़, गंवार, जाहिल, इस टाइप के आदमी हैं, मतलब अनकूथ एलिमेंट है यार, इसको टैकल करना बड़ा मुश्किल है। तो मतलब दे नीड टू बी कंट्रोल्ड। तो 1911 के बाद अगर आप देखोगे तो ये स्टीरियोटाइप्स धीरे 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 जो हैं ये मतलब फरोगियत लेते हैं। और अब चौधरी छोटू राम इतने बड़े लीडर रहे, लेकिन उनकी अब वो भी उनके एक डायलॉग में वो बार बार लोग रिपीट करते हैं आज भी, मतलब 3-4 जनरेशन चली गई, कि एक तो दुश्मन पहचान लो और एक बोलना सीख लो। अब दुश्मन पहचान लो वाली बात ठीक है, लेकिन ये बोलना सीख लो कहाँ से आया, ये उसी दौर का है कि बोलना सीख लो। अब मैं खुद ही, हम सारे एक हरियाणवी में बात कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज में अपनी बात कर रहे हैं, हम तो नहीं कहेंगे एक दूसरे को कि बोलना सीख लो। कोई फॉरेन इंट्रूडर आएगा, वही हमको सिविलाइजिंग मिशन के तहत कहेगा बोलना सीख लो। तो सर छोटू राम पे भी उसी फिलॉसफी, उसी नैरेटिव का प्रभाव है। जब वो बोलना तो ना था, मतलब इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, इट्स अबाउट हाउ टू, तहजीब तमीज के साथ भी। हाँ, तो वो भी एक वही है ना कि एक वो बोलना सीख लो, मतलब दिमाग लगाओ, सिर्फ दिल से मत बोलो। यहाँ पे तो जो मुंह फट है ना, जो भी होता है मन से बोल देते हैं, लेकिन वो बोलना नहीं होता है। मेरे ख्याल से लैंग्वेज का भी डिप्लोमेटिक अच्छा, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाह रहा क्योंकि फिर कहेंगे वो कि जाटों की जाटी गद्दार हैं, जाट ने काटे हैं। खैर वो दूसरी ट्रैक पे चले जाएंगे, लेकिन एक वो उसमें भी दिखता है, क्योंकि जो ये जनरेशन पैदा होती है हमारी, जो पहली पढ़ी लिखी जनरेशन है, उसका अपनी आइडेंटिटी को लेके, मतलब अपनी कास्ट को लेके तो उसमें कॉन्शियसनेस है, लेकिन ये अपने कल्चर को लेके, अपनी लैंग्वेज को लेके, अपने जो रीति रिवाज है उनको लेके कॉन्शियसनेस नहीं है। क्योंकि वो भी उनके भी अपस्टार्ट्स हैं इस एरिना में, एक नया पॉलिटिकल एरिना उनके लिए खुल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, जहाँ पर हरियाणवी लैंग्वेज, हरियाणवी आइडेंटिटी मायने नहीं रखती। वहाँ अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको इंग्लिश एजुकेशन या उस टाइम उर्दू जो 47 तक थी इस इलाके में, उसकी नॉलेज ज़रूरी है। आपको वो स्किल आनी चाहिए जो सरकारी नौकरी लेने के लिए, आर्मी में भर्ती होने के लिए ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये चीज़ें कहीं पीछे छूटती गई 1911 के बाद। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये एरिया इतना बैकवर्ड रहा कि यहाँ फोकस ही नहीं था। अब आप सोच के देखो कि यूपी में इतने डिग्री कॉलेज आपको दिखेंगे कि भाई मेरठ में यूनिवर्सिटी है, 50-60s में भी मतलब इलाहाबाद में है, कानपुर में है, लखनऊ में है। हरियाणा के इलाके में बड़ी लेट, हरियाणा बनने के बाद यूनिवर्सिटीज़ बनी है।
मतलब एजुकेशन का स्तर ये यहाँ एक्चुअली जो 1911 से पहले की जो सिचुएशन हाँ। थी और जैसे जो डेवलपमेंट की लैक ऑफ डेवलपमेंट है साउथ हरियाणा में हाँ। और ये भी जीटी रोड बेल्ट पे भी है, क्योंकि ये कब से जीटी रोड रहा हाँ। है ना, 500-600 सालों से, उससे पहले से। तो इसका भी एक कारण है कि यहाँ पे ना तो एजुकेशन का कुछ था ना हेल्थ का कुछ था, ये तो एकदम मतलब बैड लैंड्स जो है ना, ये वो वाइल्ड वेस्ट की जो कंसेप्शन है ना, हाँ। कि दिल्ली से उस तरफ जो है ये वाइल्ड वेस्ट है। हाँ। पूरा एक ऑब्सक्योर सा रीजन है जिसका पता ही नहीं कि यार यहाँ कि कौन सा एलिमेंट रहता है, कि सिविलाइजेशन पंजाब से शुरू होती है दिल्ली से शुरू होती है बीच में एक बफर जोन है ये। हाँ। तो इस पे भी ना मतलब अब बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि लोग कुछ हिस्टोरियन जस्टिफाई भी करते हैं, बड़े अलग तरीके से उसको इंटेलेक्चुअल जामा पहनाते हैं कि सिविलाइजेशन जो होती है ना वो नदी के किनारे बसती है, और हरियाणा में नदी नहीं है, तो यहाँ कोई सिविलाइजेशन ही नहीं है। नहीं, सरस्वती जो है नहीं, उसके बाद जो है कि मॉडर्न टाइम्स में तो नहीं है। हाँ। तो कुछ लोग इसको लेकिन हरियाणा तो उसकी जो बसावट हुई, यहाँ तो आधे लोग कहते हैं कि ये सारा हरियाणा ही जो है आधा राजस्थान है, कि निकासी हुई है वहाँ से, लोग यहाँ आके बसे। तो मतलब अलग अलग तरीके से लोगों ने यहाँ को इसकी आइडेंटिटी को दबाया, डिक्राई किया कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ खेत ही खेत हैं, या ये गुंडागर्दी करते हैं, या मतलब लठ के सहारे, इस टाइप का एलिमेंट है। तो 1911 के बाद भी जो पढ़ाई का है 16 दुनिया 8 है हो गया, और बतेरे स्टीरियोटाइप्स है रीजन वाइज, यादवों के बारे में, राजपूतों के बारे में यहाँ के। लेकिन क्योंकि जाट जो थे डोमिनेंट कम्युनिटी थे, लैंड उनके पास थी, तो उसकी इमेज और हरियाणा की इमेज जो है वो कनेक्टेड रही। साउथ हरियाणा भी जो है अगर आप देखोगे, उसके बाद जो एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, तो लाहौर मेन के अंदर था, या दिल्ली था या लाहौर था। अब चौधरी छोटू राम भी पढ़ने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो आगरा जाते हैं, दिल्ली के सेंट स्टीफन जाते हैं, बाद में कोई हमारे यहाँ का वकील है कहाँ जाता है, लाहौर जाता है। अब प्रैक्टिस भी करनी है तो फिर लाहौर जाना पड़ रहा है, पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है तो लाहौर जाना पड़ रहा है। तो ये तो कहीं मतलब गिनती में ही नहीं है ये रीजन आपका। तो जब एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, सिर्फ आप एज आ एक मतलब ग्राउंड हो एक आर्मी में पॉपुलेशन भेजने का गाँव से, और उसके अलावा जो है कि भाई यहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है तो, और कैटल है यहाँ पे कि पशु काफ़ी हैं, और एक टाइम पे ये था कि जितने लोग थे उतने पशुओं की पॉपुलेशन थी, तो अब वो भी जो है दूध पानी के लिए, तो बस उस है कि देशा में देश हरियाणा जी दूध देगा खाना, यहीं तक हम सुनते थे। इसके बाद जो डेवलप हुआ है वो 66 के बियॉन्ड चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो ऐसा कोई स्पोर्ट्स में हमने नहीं देखा था कि पहले यहाँ मतलब बड़े तगड़े लोग हैं, मतलब 1920s में 1930s में यहाँ दूसरी चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे भी। यहाँ भी एक मतलब 20s में पॉलिटिक्स दूसरे रंग में आ रही है, 30s में कुछ और चल रहा है, यहाँ कॉमनल भी हो रहा है, मेवात में कुछ और चल रहा है, तो एक आइडेंटिटी तो डेवलप ही नहीं हो पाई। फिर यहाँ भी लोग जो हैं, फिर जैसे अब लाहौर के अंदर बना, अमृतसर के अंदर बना, तो वो फिर पंजाबियों की तरह एस्पायर कर रहे हैं। पंजाबी लैंग्वेज 47 के बाद 20 साल लोगों ने पढ़ी सीखी, तो एक वो भी इस फिनोमेना चल रहा है साथ साथ। 1947 में एक बहुत बड़ी चेंज होता है डेमोग्राफी में, लेकिन मैं उससे पहले ये बात करना चाहूँगा कि 1947 तक भी एक डिफरेंस दिखता है कि जो नॉर्थ हरियाणा है और साउथ हरियाणा है उसके डेवलपमेंट में काफ़ी अंतर है। अच्छा, डेवलपमेंट में तो बिल्कुल अंतर है, क्योंकि एक तो जो सारा अगर आप अर्जुन भाई की किताब है उसमें दिया भी हुआ है कि नुमाइंदगी कहाँ की है। अब डेवलपमेंट दो ही लोग करते हैं, या तो आपके पॉलिटिशियन फोकस करते हैं या ब्यूरोक्रेसी करती है। अब आपका जो सारा पॉलिटिकल क्लास आ रही है इस एरिया में, आपने क्या करा, अब जेरीमेंडरिंग इस तरह से कर रखी है कि यहाँ की सीटें ही 3-4 हैं। एक हिसार की सीट है, एक महेंद्रगढ़ की, एक रोहतक की, एक अम्बाड़े की। तो यहाँ के तो जो पंजाब की जो ब्रिटिश टाइम में भी जो असेंबली है, यहाँ की नुमाइंदगी ही नहीं है वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में। बहुत बड़े बड़े रीजन को आपने एक सीट दे रखी है। और राजे महाराजा के टाइम पे भी जो रियासतें थी वो ऊपर ही ज़्यादा थी, हाँ, जो तो बड़े राज्य थे। बिल्कुल। और फिर यहाँ नवाबडम्स भी थे, अपने ब्रिटिशर्स उनको केटर करते थे आपस में। तो और यहाँ ये भी था कि पंजाब इतना बड़ा हो गया तो ये एरिया सेक्लूडेड सा था, इसका कोई ध्यान नहीं था इस एरिया पे। फिर 1857 के बाद वो पॉलिसी थी वो चली रही थी ना, यहाँ कोई कैनाल कॉलोनी आपने बसाई, कोई डेवलपमेंट के यहाँ कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करे, ना कोई यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। बल्कि अगर इसको देखा जाए तो कैनाल्स तो यहाँ पे काफ़ी बननी चाहिए थी, क्योंकि नदी नहीं है कोई, तो कैनाल का सिस्टम तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर, अगर आप इतना डिपेंडेंट हो, कैटल पे आप इतना डिपेंडेंट हो, तो मतलब नेचुरल है कि आपको यहाँ पे कैनाल्स बनानी चाहिए थी। बिल्कुल। और कैनाल तो आज तक खैर आज तक भी नहीं बनी है SYL वो तो वो बात दूसरा है। हाँ। लेकिन आप देखो ये मुनक वाली कैनाल है जो दिल्ली में आती है, पानी देती है, आपकी कुछ कैनाल से जा रही है, इंदिरा गांधी कैनाल है, ये भी आपका पोस्ट पार्टीशन फिनोमिना ही है। सारी कैनाल बनना, पंजाब की कैनाल सारी प्री पार्टीशन फिनोमिना है।
जो अब पाकिस्तानी पंजाब है वहाँ पे भी जितनी भी कैनाल बनी है वो सब प्री पार्टीशन। 1910 में भी राइट्स हुए थे कैनाल्स को लेके। ये जो फार्मर मूवमेंट के टाइम लोग हवाला देते थे कि मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे भी इस टाइप का आंदोलन उठा था। जो अजीत सिंह जी थे, इनके चाचा जी भगत सिंह जी के, कि उन्होंने भी एक मूवमेंट वहाँ लीड किया था। तो वहाँ का डेवलपमेंट प्री पार्टीशन फिनोमिना है, हरियाणा का डेवलपमेंट पोस्ट पार्टीशन फिनोमिना है। दूसरा एक बड़ी मेरे को एक चीज़ अब याद आ रही है, आपने कैनाल का जिक्र करा, तो एक हरियाणा के कवि हुए हैं मुंशीराम जांडली। जांडली जो एक गांव है जांडली खुर्द करके फतेहाबाद में, तो फतेहाबाद पहले हिसार से सर का ही मतलब वो बगड़ का ही रीजन है बिल्कुल ही, मतलब पानी के बिना। तो 50s में उनकी वो जल्दी मर गए थे, 50 या 51 में मर गए थे। तो उसके उनकी एक लाइन है कि मारू तो नहरी हो जाएंगे आवे नहर खखांदी। तो कहने का मतलब मारू जो रीजन है सारा मरुस्थल का, बागड़ का जिसे हम कहते हैं, तो मारू तो नहरी हो जाएंगे, नहर आ जाएगी, आवे नहर खखांदी। तो ये तो मतलब 50s में वहाँ काम हो रहा है। जो ड्रेन भी दब रही है कोई मतलब वाटर कैरी करने के लिए, वो सब पोस्ट 50s हो रहा है। आप हाँ, छोटू राम जी का बहुत योगदान रहा 30s 40s में, जब से वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा बने, बाद में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने यूनाइटेड पंजाब में। तो उन्होंने वो जो कि भाई महाजनों से मुक्ति दिलवाना, इंडेटेडनेस के, और ये APMC का स्ट्रक्चर खड़ा करना, वो तो रहा। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था, फिर वहाँ ब्रिटिश 1919 के बाद जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुए उसके बाद भी, लेकिन वही गवर्नमेंट जो थी वो आधी उनके हाथ में थी, आधी इनके हाथ में थी, पूरी पावर नहीं थी। तो कितना क्या इरिगेशन के काम वो कर लेते, कितना फंड था उस टाइम पे। तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ भी थोड़ी जिम्मेदार रही। और उसके बाद जो आपने नुमाइंदगी की बात छूट गई थी बीच में, कि ज़्यादातर जो ब्यूरोक्रेसी में नुमाइंदगी है आपकी सारी, PCS कह लो या आप ICS में कह लो, वो सारा, क्योंकि एजुकेशन जहाँ होगी वहीं नुमाइंदगी होगी, पॉलिटिकल क्लास में भी। और आपकी पॉलिटिकल क्लास में तो क्योंकि आपने जेरीमेंडरिंग इस तरह से कर रखी है कि सीटें नहीं दे रखी पूरे पंजाब में यहाँ, तो यहाँ की वॉइसेस ही नहीं है वहाँ। अब जब आपकी पॉलिटिकल मेजॉरिटी नहीं है या इतना आपका मतलब कुवत नहीं है कि आप पॉलिटिकल डिसीजन जो है चेंज कर सको, तो आपकी क्या मतलब पॉलिटिकल स्टैंडिंग है। दूसरा, आपकी कोई एजुकेशनल क्लास नहीं है कि आप भाई कोई ब्यूरोक्रेसी में लोग हों जो यहाँ से एक सिंपैथेटिक नज़र हो जिनकी हरियाणा के ऊपर। तो दोनों कारण रहे। अच्छा, ये जो 1947 से 1966 की जो टाइम पीरियड है, इसमें जो हरियाणा बनने की कहानी है, इसमें कई बातें होती हैं। एक ये बोला जाता है कि जो हरियाणा बना, वो ये बात आती है कि पंजाब वालों ने ये डिमांड उठाई कि हमको अलग करो, और इनकी ये बात थी कि हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सिखों के खिलाफ, तो पंजाबी सूबे की जो डिमांड थी, पंजाबी लैंग्वेज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वहाँ के लोग ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं। लेकिन जब कमीशन बना और जब नतीजे दिखे उसमें, तो सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन तो पंजाब के लोगों का मिला। हिंदी स्पीकिंग जो लोग थे, इस साइड के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, उनका उतना नहीं था रिप्रेजेंटेशन। तो विभिन्न तरीके की बातें हुई। लेकिन ये कहाँ से आया कि मतलब हरियाणा बनना चाहिए, या ये मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ? अच्छा, ये ना 47 से थोड़े पहले की बात है, 1920s से। अब कुछ लोग आजकल विशाल हरियाणा की बातें करते हैं, तो 1920s में अगर हम देखोगे तो ये उस टाइम पे डिमांड उठी थी कि पंजाब से अलग इस एरिया की शिनाख्त है, तो दिल्ली को इसकी कैपिटल बनाया जाए, वेस्टर्न UP, हरियाणा और कुछ इलाके राजस्थान के जो लिंग्विस्टिकली सिमिलर हैं, तो उसको एक कंबाइंड स्टेट बने। 1920s की पॉलिटिक्स अलग थी, तो क्योंकि वो ब्रिटिश राज था तो ट्रैक्शन नहीं मिली इस चीज़ को ज़्यादा। बड़ी इंटरेस्टिंगली मुस्लिम लीग ने भी ये डिमांड करी कि पंजाब से इसको हटाया जाए, इस एरिया को। उनके अपने हित थे, क्योंकि फिर पंजाब में उनकी कंप्लीट मेजॉरिटी हो जाती। उस टाइम क्या था, क्योंकि हरियाणा और हिमाचल के इलाके में हिंदू ज़्यादा थे, तो वो फिर ऐसा हो जाता कि वेस्टर्न पंजाब ईस्टर्न पंजाब में मिलके उनकी मतलब 65% तक मेजॉरिटी हो जाती। उस टाइम वेफर थिन मेजॉरिटी थी, 51-52 मुस्लिम मेजॉरिटी। तो उनके अपने हित थे, क्योंकि मुस्लिम लीग की 1931-32 की रिपोर्ट्स में ये बात है। अच्छा, फिर उसके बाद विद इन इंटरनल ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो, जैसे मैंने कहा था ना, वो दो चीज़ों को डिवाइड करते थे, पंजाब और हिंदुस्तान। वो कहते थे हिंदुस्तान की सीमा जो है वो सतलुज है और उसके बाद पंजाब शुरू होता है। तो उन्होंने एक चीज़ दोबारा भी मेंशन आता है कि अम्बाला जो डिवीज़न थी, हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान एंड नॉट ऑफ पंजाब। तो जो शिमला का इलाका है आपका, चंडीगढ़ का, ये खरर का इलाका है, ये सारा आपका ये हिंदुस्तान है, जहाँ हिंदी या हिंदी के वेरिएंट्स बोले जाते हैं। तो ये आइडिया था कहीं ना कहीं कि ये रीजन इससे अलग है और ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक पनिशमेंट दी गई है इनको, मतलब एक अननेचुरल कॉन्फ्लुएंस है। तो 47 के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, शुरू में गोपीचंद भार्गव जी बने, तो वो शुरू में पंजाबी हिंदू बनने के बाद फिर वो पंजाबी जट सिख कैरो साहब। तो 50s से ही फिर कांग्रेस का जितना फोकस है, क्योंकि कांग्रेस ही एक पार्टी थी उस टाइम पे यहाँ,
जनसंख्या थोड़ा बहुत मतलब रिप्रेजेंटेशन था 52 में जब बना था, और उसके बाद कोई बहुत छोटी मोटी पार्टियां थी यहाँ, कोई मतलब नुमाइंदगी नहीं थी। CPI भी थी, 1-2 सीटें उसने जीती थी 46 और इसमें 52 के इलेक्शन में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो 15 साल गुजरते हैं, ख़ासतौर पे 50s की जो पूरा एक दशक गुजरता है, उसमें ये बड़ा अपेरेंट हो जाता है यहाँ के लोगों को। तो यहाँ के 2 मेजर इंपॉर्टेंट लीडर हुए, एक आपके प्रोफेसर शेर सिंह और एक आपके ताऊ देवीलाल। तो शेर सिंह जो थी वो हमारी बेल्ट से आते थे, झज्जर जो सोनी ओल्ड रोहतक जो जिला था वहाँ से, और आपके देवीलाल जी वो बागड़ यानी सिरसा के इलाके से आते थे। तो दोनों ऐसे रीजन हैं जो जिनका पंजाबी से कोई लेना देना नहीं है। अब पंजाब वाले तो कहते थे कि भाई मतलब कि सानू मतलब हरियाणा और हिमाचल वापस दे दो, लेकिन वैसे देखोगे तो कोई कल्चरल एफिनिटी नहीं है इस रीजन की। तो ये बात 50s में उन्होंने मुखर तौर से उठाई। तीसरा इसमें एक कैरेक्टर और आता है, वो स्वामी ओमानंद सरस्वती। तो एक आर्य समाज का मूवमेंट हरियाणा में 1880 से चल रहा है सोसाइटल लेवल पे। उसकी पॉलिटिकल ओवरचर्स हैं, उसमें रिफ्लेक्शन पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लीडर्स हैं हरियाणा के वो आर्य समाजी हैं। लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिक्स में तो नहीं है, लेकिन वो सोसाइटल लेवल पे मूवमेंट लीड कर रहे हैं। वो कोई सत्याग्रह हिंदी के लिए हैदराबाद में जाके 40s में सत्याग्रह कर रहे हैं, वहाँ बंदे मारे जा रहे हैं हरियाणा के। 50s में ये और मुखर होता है कि जब उन्हें दिखता है कि भाई हम पंजाबी लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, तो ये फिर वही बात आ जाती है। तो कुछ लोग अब यहाँ वो है कि उस लेवल पे ड्रामे और उस लेवल पे वो नहीं हुआ, मतलब इन योर फेस वाली चीज़ें, लेकिन ये नहीं था कि यहाँ सेंटीमेंट नहीं था। फिर ये जो कमीशन रूस क्या करते बस फिर यहाँ ना कोई यूनिटी भी नहीं थी, क्योंकि अब अहिरवाल का रीजन अलग है, बागड़ अलग है, बांगर अलग है, देश वाली जाट अपने आप को मतलब उनसे लगता है कि हमसे तो सुपीरियर कोई है ही नहीं। तो यहाँ सब अपने खेमों में और मतलब रोहतक वाले सोचते हैं कि दे आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन हरियाणा बट द होल वर्ल्ड, कि उनसे सुप्रीम जो है कोई मतलब आदमी है ही नहीं दुनिया में। तो खैर 50s में ये जो हुआ कि उन्हें लगा कि यार अब तो अंग्रेज छोड़ के गए हैं, फिर यहाँ मुस्लिम का पलायन हो गया एक तरीके से 47 के बाद। इतने नहीं थे लेकिन जितने भी थे, तो उनको लगा कि यार ये तो टोटल पॉपुलेशन का बड़े कम लोग हैं सिख तो यहाँ हमारे उसमें, और यही जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं सारा नैरेटिव। तो ये चीज़ें चलने लगी धीरे धीरे ना, और जब कमीशन बने, उनके लिए कमेटियाँ बनी, तो जब फैक्ट सामने आने लगे तो लोगों को खुद हैरानी हुई। शाम कमीशन बना, उसको यार पता लगा कि एक्चुअली में तो सारा नुमाइंदगी इन लोगों की है, तो ये विक्टिम मोड का कार्ड प्ले कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पंजाबी सूबा बनाओ बनाओ। तो अब हरियाणा में भी ये बात उठी, तो यहाँ एक विशाल दिल्ली का भी मूवमेंट चला। अच्छा, महादिल्ली करके एक तरफ कुछ विशाल हरियाणा की बातें चल रही थी, कुछ महादिल्ली कर रहे थे कि चलो हरियाणा की कोई शनाख्त नहीं तो दिल्ली की तो है ना, दिल्ली हैज़ बीन अ हिस्टोरिकल रियलिटी फॉर द पास्ट 1000 ईयर्स। तो दिल्ली का सूबा बना दो, दिल्ली कैपिटल हो जाएगी, और आसपास से जो है जितने भी उसके रीजन है जो सेम लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के हैं, तो वो एक इकट्ठा बड़ा स्टेट बन जाएगा। लेकिन उसमें फिर सेंट्रल जो लीडरशिप थी उसको भी प्रॉब्लम हुई कि नहीं दिल्ली की अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो वो भी प्रॉब्लम हुई। फिर हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ का जिक्र आया। अब चंडीगढ़ तो उस टाइम बन ही रहा था 50s में, तो हम देख रहे थे कि एक उस शहर पे भी उन लोगों का कब्जा होता जा रहा है जहाँ हरियाणा की कोई नुमाइंदगी नहीं है। तो देवीलाल का बड़ा वो है कि 50s में उन्होंने इतने भाषण पंजाब असेंबली में बागड़ी में दिए, अच्छा, कि मैं तो ना बोलूँ पंजाबी, बुलवा के देख लो, चाहे उनको बोलनी आती हो, बल्कि वो पंजाब इनके बादलों के गाँव में तो पहलवानी करके आए हैं, लेकिन वो क्योंकि वो एक कॉन्शियसनेस लेवल पे आ गई चीज़ कि हम फंसेंगे। लेकिन हरियाणा जो बना उसमें भी फिर जो माइग्रेंट पंजाबी आए थे, हिंदू जो हरियाणा के शहरों में बसे, जो सबसे बड़ा चेंज आया डेमोग्राफी में मुसलमानों के जाने के बाद, वो आए। तो उनका भी हित इसी चीज़ में था कि अब पंजाबी के नाम पे एक पर्टिकुलर रिलीजन की डोमिनेशन ना हो। तो जो मंगल सैन जी वगैरह थे, यहाँ जनसंघ के जो भी कार्यकर्ता थे, तो उनका भी हित था इस मामले में कि पंजाब की डोमिनेशन ना हो। तो हरियाणा की जब आवाज़ उठने लगी तो उन्होंने भी उसमें, वो एक लैंग्वेज का भी था ना, लैंग्वेज भी था। अब इशू ये उस टाइम सही है कि हरियाणा बना, लेकिन वो हरियाणवी के नाम पे नहीं बना, वो हिंदी के नाम पे बना। ये है क्योंकि अब 51 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट आई, तो एक वहाँ अखबार होता था वीर करके, तो वहाँ उस पर भी बड़े हिंदी राइट्स हुए पंजाब में 50s में, अर्ली 50s में। उसके खिलाफ भी मतलब पंजाब में हुआ कि नहीं पंजाबी ही बोलेंगे, गुरुमुखी में लिखेंगे। तो ये भी बड़ा टॉक्सिक माहौल उस टाइम था। और 66 आते आते, क्योंकि आप लार्जर नेशनल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो उसमें आंध्र प्रदेश बन रहा है, कर्नाटक बन रहा है, लिंग्विस्टिक स्टेट बनता, तो ये भी उसमें नेचुरल कदम था हिमाचल और हरियाणा का अलग होना 66 में। लेकिन ये बात ज़रूर सत्य है कि हाँ, हरियाणा के लिए कोई बढ़ चढ़ के इतने लेवल पे आंदोलन नहीं हुआ जैसे पंजाबी सूबे की अलग से डिमांड हुई। तो हमें हरियाणा मिला
लेकिन वो हरियाणवी ज़बान बोलने वालों के लिए नहीं था, वो हिंदी भाषियों के लिए एक अलग स्टेट बना। अब थोड़ी पोस्ट 1966 का जो एवोल्यूशन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि और उसमें जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि जब हरियाणवी की बात आती है वो बहुत ही रिसेंट फिनोमेना है कि उसके अराउंड लोग अपने आप को एक आइडेंटिटी कहीं ना कहीं प्राउड तरीके से आप बोलने लगे हैं, प्राउड हरियाणवी। कितने सारे पेजेस हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, और कहीं ना कहीं ये डिजिटल जो रेवोल्यूशन आया है उसमें उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये एक कमर्शलाइजेशन भी हो गया है, कैपिटलिज्म भी है, तो आपको बेनिफिट भी है, तो एक वो एक अलग फिनोमेना है। लेकिन वो हरियाणवी की जो आइडेंटिटी आज है वो 10 साल पहले मुझे नहीं लगता कितनी थी। संकोच करते थे लोग हरियाणवी में बोलने में, इमीडिएटली हिंदी में स्विच कर जाते थे, है ना। तो लेकिन घर वाले भी जैसे पढ़ेंगे, भेजेंगे आपको अंग्रेजी स्कूल में और चाहेंगे और आप शुद्ध हिंदी में भी बोलो, तो घर में बोलते घना अंग्रेज ना बने। तो ये सब पूरा आइडेंटिटी जो है वो खुद एप करना चाहते थे कल्चर हिंदी का, और वो सब शुद्ध हिंदी बोलने का, मतलब लोकल लैंग्वेज बोलते थे कि हरियाणवी में कोई बोल रहा है तो लोकल लैंग्वेज में मत बात करो, फाइन लगता है। हमारे तो स्कूल में फाइन लगा हुआ है कितने कि भाई कोई भी मैडम बोलती थी कि हिंदी की मैडम बोलती थी हरियाणवी में बोलोगे तो फाइन लगेगा। तो ये सब भी हरियाणवी जो कल्चर जो है पूरे स्टेट में, उसने ये सब देखा है। बिल्कुल। और मैं पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, अपने बात की ना कि 10 साल पहले तक, तो मेरे 10th क्लास की बात है, 10-12 साल पहले की। तो मैं, क्योंकि लड़के यूजुअली हरियाणवी में बात कर लेते हैं आपस में, लड़कियां कम करती हैं, लेकिन जैसे मैं आपके साथ अभी बैठा हूँ, स्कूल में होऊंगा तो मैं और आप हरियाणवी में यूजुअली बात करेंगे। तो मैं एक लड़के से हरियाणवी में बात कर रहा था, तो मेरी मैडम वो भी बाई चांस हरियाणा की थी, तो वो मेरे को कहती है तू जाटू में क्यों बात कर रहा है। अब मेरे को, अब वो जाटू कह रही है, तो अब ये देखो कि कितना बड़ा जुल्म है कि आपने लोकल बोलियों को कास्ट के नाम पे डिवाइड कर रखा है। जाटू, गुजरी, अहिरवाटी, मतलब एक की एक जात की लैंग्वेज है। तो हरियाणवी एज अ लैंग्वेज और आइडेंटिटी तो बहुत अब लेट फॉर्म हुई है। अब जैसे हमने उस लेक्चर में भी कहा था कि ये पोस्ट 2016 ये चीज़ हमारे आगे ज़्यादा मुखर हो रही है, लेकिन ये अंडर करंट कहीं ना कहीं थे। अब मैं जब 2008 में ये बात सोच रहा हूँ, मुझे बड़ी अजीब लग रही है कि मैडम अपनी लैंग्वेज बोलने में क्या दिक्कत है, और जाटू क्या होता है। मैं क्या, मैं हरियाणवी बोलूँ। तो पोस्ट 66 भी आप इसका देखोगे हरियाणा में, तो एक पॉलिटिकल लेवल पे देख सकते हो, एक सोसाइटल लेवल पे देख सकते हो। पॉलिटिकल लेवल पे तो आज भी समझ नहीं है, मतलब आज भी, क्योंकि ये कोई मतलब पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है लैंग्वेज के नाम पे हरियाणा में, तो वो कहीं पॉलिटिक्स में आपको नज़र भी नहीं आती कोई लैंग्वेज पॉलिटिक्स। नेता जो है अपने हरियाणा के, वो हरियाणवी इस तरीके से बोलते हैं जैसे मोदी जी जाते हैं ना रैली करने, किसी मतलब बिहार में जाएंगे तो उनकी भाषा में बोलते हैं, थोड़ा 1-2 लाइन, है ना। तो उनका ये जो हरियाणा के जो नेता हैं वो हरियाणवी 1-2 लाइन, वो मौकरी सी लगती है, वो टोकनिज्म है, टोकनिज्म दिखाने के लिए, लेकिन किसी ने ऑन नहीं करा। अब वो उससे एक जनरेशन की भी हमारी प्रॉब्लम रही, जो मैं बता रहा हूँ ना, जो 1911 के बाद 2-3 जनरेशन जो आई, क्योंकि इस इलाके में पढ़ाई नहीं थी। अब आप एक चीज़ देखो कि 1947 में क्या लिटरेसी रेट थी इंडिया की, अगर मैं पूछूं आपसे, तो 12% थी। 12% में इस इलाके में कितनी लिटरेसी रही होगी, ये तो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका था। तो चुनिंदा मतलब यहाँ के भी कोई 1-2% लोग जो थे वो ढंग के कॉलेज, ढंग के स्कूलों से पढ़े लिखे, तो उनकी अब यही है कि उन्होंने कभी ऑन नहीं किया अपनी आइडेंटिटी को और फिर अपने कल्चर को। और फिर जो माहौल बन रहा था, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालने का, वो 2-3 जनरेशन ने झेला, तो उससे एक नेचुरल ये इंक्लिनेशन आ गया कि यार ये बोलना ही नहीं है। हाँ, और एक मतलब स्टीरियोटाइप बना दिया गया कि बैकवर्ड अनकूथ लोगों की लैंग्वेज है, कि ये तो बदतमीज़ हैं। मतलब अभी भी जैसे होता है, छोटा बच्चा होता है उसको मतलब कि यार हरियाणवी नहीं बोलनी, कि हिंदी, बाहर बच्चे फिर इसका मजाक उड़ाएंगे कि कैसे बोलता है, इसकी मैडम इसका मजाक उड़ाएंगी। ये फिनोमेना पंजाब में भी हुआ है, इधर वाले में नहीं, उस तरफ वाले पंजाब में। अच्छा, ये बड़ी सिमिलैरिटी है। मतलब हरियाणा, मैं कई बार एनालॉजी ड्रॉ करता हूँ हरियाणा और पाकिस्तान की कई एनालॉजीज हैं, क्योंकि हरियाणा में भी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपनी लगे, जैसे वहाँ के पंजाबियों को है पाकिस्तान के, उनमें भी सेम यही है। उनमें तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वैसे वो हरियाणा में भी, जाटों में भी है, और हरियाणा में भी है, लेकिन अपनी लैंग्वेज को लेकर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि पंजाबी जो है जैसे मतलब गंदी ज़बान है, ऐसी हरियाणवी जो है कि यार ये नहीं बोलनी, मतलब ये सब लोगों की ज़बान नहीं है। आप और मैं बात करेंगे हरियाणवी में बात करेंगे, जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ जाऊँगा, आप स्टेज पे चढ़ जाओगे, आप हिंदी बोलना स्टार्ट कर दोगे, नेचुरल इंक्लिनेशन मन में एक ना एक मतलब कोई स्विच है, वो ट्रिगर हो जाता है, ऐसे ट्रिक, और हिंदी में चालू। तो ये भी एक जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन आपकी मतलब एक कंडीशनिंग सी हुई है कि आप हरियाणवी आपने नहीं बोलनी।
फिर दूसरा एक और प्रॉब्लम हरियाणवी के साथ जो रही है वो ये रही है कि कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं कोई सिरसा का लड़का है, अब मैं जैसे, अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है एक चीज़, अब इससे एक और चीज़ निकल रही है कि सिरसा वाले अपने आप को बागड़ी कहते हैं, साउथ हरियाणा वाले जो अहीर हैं या जो अहीरवाल के हैं वो अहीरवाटी रीजन उसको बोलते हैं, मेवात वाले अपने आप को मेवाती बोलते हैं, लेकिन जो देशवाली जाट अपने आप को देशवाली नहीं कहते, बागड़ी उन्हें देशवाली कहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें अपने आप नहीं पता कि वो क्या है। तो ये भी बड़ा एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है। फिर लैंग्वेज को लोकल लैंग्वेज बोलेंगे, जैसे आपने कहा कि लोकल लैंग्वेज मत बोल, देसी भाषा है, तो उसका लैंग्वेज का नाम ही नहीं है, कैटेगराइजेशन ही नहीं है। तो इस तरह से देखोगे तो कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं रही ना, वो कभी लिखे तो उसमें नहीं आई, कभी एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज नहीं रही, तो कोई यूनिटी भी नहीं है, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए फिर हिंदी जो है वो लिंग्वा फ्रेंका के तौर पे मॉडर्न हिंदी जो है वो यूज़ होने लगी, लेकिन एक 66 के बाद भी एक दो जनरेशन में रहा। अब बंसी लाल की या ताऊ देवी लाल की जनरेशन को तो मैंने कभी नहीं देखा, वो पर्सनली हरियाणवी बोलते होंगे लेकिन मंच पे तो कभी किसी ने नहीं बोली। और सबसे ज़्यादा जो शुद्ध हिंदी बोलता है, हाँ। जो नेता, ओम प्रकाश चौटाला है। उसकी आप हिंदी देखोगे, हाँ। एकदम संस्कृताइज्ड हिंदी होती है। बिल्कुल। तो 66 और ये जनरेशन वही चल रही थी, क्योंकि इनको यार अब प्रॉब्लम वही है ना, देखो अब वो उस तबके से निकले हैं, वो माइग्रेट करके निकले हैं, वो जनरेशन वो जैसे हमारे माँ बाप की जो 50-60s में पैदा हुए पोस्ट इंडिपेंडेंस, कि उन्हें शहर में जाना है। अब आप गांव से निकले, झज्जर चले गए, रोहतक चले गए, सोनीपत चले गए, ज़्यादा हुआ दिल्ली आ गए। तो आप जब अपनी लोकेलिटी अपने गाँव से सबसे पहले निकलते हो, क्या चीज़ छोड़ते हो? हरियाणवी बोलना छोड़ते हो, आपकी लैंग्वेज छोड़ते हो, फिर आपका कल्चर साथ साथ छूटता जाता है। हरियाणवी में दो एक एस्पेक्ट हैं। पहला तो ये है कि ये एक, क्योंकि सारा जीवन जो आपका था वो एग्रीकल्चर और पशुओं के आसपास डेवलप था, तो इसके सारे मुहावरे जो होंगे ना वो उसी से रिलेटेड है, इसके ईडियम्स, इसकी जो सारा वर्ल्ड व्यू है देखने का, जोक करने का भी तरीका, कई लोगों को क्रेस लगेगा यार ये क्या, मतलब क्या जोक मार रहे हैं। आपके जो मतलब एनालॉजीज आप दोगे मतलब कि भाई तेरी के भैंस खोल ली कटड़ी सा हो रहा है, तेरे सींग आ गए मतलब वो एनालॉजीज भी सारी उसी हैं। तो आप जब लैंग्वेज छोड़ रहे हो ना, तो आपने वो कल्चर भी छोड़ दिया। अब आपको मतलब बड़ा मतलब वो करते हैं, बिटोड़ा क्या होता है, मजाक बनाते हैं। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये चीज़ क्या है, भाई धाना के वो है, नहर के है, नाका के है, फाड़ा के है। तो मतलब बहुत सारे टर्म्स जो हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर छोड़ दिया, लैंग्वेज छोड़ दी, तो वो भी सब छूटता चला गया। तो आपकी लैंग्वेज के साथ साथ आपको एक नया वर्ल्ड व्यू भी मिलता है, एक नए गेट मिलते हैं चीज़ें देखने के। और फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा है, अब मैं उसको मान लो हरियाणवी सिखाऊँ ही ना, बेसिक टर्म ही ना सिखाऊँ, अब वो पैदा तो हो रहा है, वो भी हिंदी बोल रहा है, अब कब वो उसका अपने कल्चर से, लेकिन वो बिल्कुल कट ऑफ हो रखा है, उसको पता ही नहीं ये चीज़ें क्या हैं, वो कभी पता भी नहीं लगेंगी। तो ये भी एक रिसीड जो है ना ख़त्म होता जा रहा है। तो हमारे माँ बाप की जनरेशन ने बड़े सेक्रीफाइस करे, वो माइग्रेट करके आए, अपने माँ बाप से लड़े अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें जो है अपने लैंग्वेज और कल्चर की सबसे पहली कुर्बानी हुई। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में ये भी एक इशू रहा है हरियाणा का। और क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइज वर्जन नहीं था, तो एक फिर आप मतलब कोई लैंग्वेज इम्पोज भी नहीं कर सकते। अब कोई मुझे महेंद्रगढ़ का मिलेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अब मैं देशवाड़ी जाट हूँ तो मैं कोशिश करूँगा, मैं देशवाड़ी के अलावा तो मैं नहीं बोल सकता जो महेंद्रगढ़ में बोली जाती होगी। अच्छा, ये इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। तो ये जो हरियाणा का जो आज का क्षेत्र है, स्टेट है, इसमें जो लोग रहते हैं, क्या इनकी भाषा सभी लोगों की भाषा को हरियाणवी बोला जा सकता है? मेरे ख्याल से जो अगर 8-9 बोलियां हैं तो उसमें से 5-6 को तो बोला जा सकता है। अच्छा, उनका थोड़ा एक बार। अच्छा, मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको ना, रीजन वाइज भी, और इस पर थोड़ी हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करते हैं। अब हरियाणा की जितनी उपभाषाएं हैं, साधुराम शारदा जी ने किताब भी लिखी है उपभाषाएं, बोलियां या डायलेक्ट। तो बड़ा एक फेमस वो है कि लैंग्वेज इज़ अ डायलेक्ट विद गन इन हैंड, कि मतलब भाषा क्या है, वो एक बोली है जिसके पास बंदूक है। कि पॉलिटिकल पावर है तो हर बोली जो है वो भाषा बन जाती है, पॉलिटिकल पावर नहीं है तो वो बोली रह जाती है। तो हरियाणा आप रीजन वाइज देखोगे तो इसको वेस्टर्न हिंदी में क्लासीफाई करते हैं, वेस्टर्न हिंदी है। अब जयशंकर प्रसाद जी जो हरियाणा मतलब उसके हिंदी के बड़े मशहूर कवि हैं, छायावादी, वो कहते हैं कि यार हिंदी, ये जो मॉडर्न हिंदी कुछ नहीं है, ये सैनिटाइज वर्जन ऑफ हरियाणवी है। हाँ, अगर आप फोनेटिक्स में अगर हिंदी की, हम हिंदी से फिर हरियाणवी पे आते हैं, आप हिंदी को देखोगे तो हिंदी में जैसे अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, मॉडर्न हिंदी में बात कर रहे हैं, वो वैसे कहते हैं कि 20-25 जो मेरठ गाँव है उनकी भाषा है स्टैंडर्डाइज वर्जन, उसमें थोड़ा सा दहलवी का टच है, जो कि सोशोलेक्ट है आपके चांदनी चौक के एरिया की उर्दू का। लेकिन इन्होंने क्या करा, जब मॉडर्न हिंदी बनाई, इन्होंने 2 काम करे उसको एक वाइड नेचर देने के लिए, लिंग्वा फ्रैंका बनाने के लिए। एक तो ये करा कि उसको जो व्याकरण दे दी ना, वो तो वेस्टर्न हिंदी की दे दी, हरियाणा वाली, ठीक है। जैसे अब हम हरियाणा में थोड़ा ही फ़र्क है व्याकरण में,
लेकिन जो उसको फोनेटिक्स दे दिए ना, जो टोनल उसको एलिमेंट दे दिया, वो सारा ईस्टर्न हिंदी का दे दिया। तो जैसे हिंदी में कारण रहेगा, कारण यूजुअली लोग बोलते नहीं हैं, तो टोन जो है और जो फोनेटिक्स है वो सारा ईस्टर्न यूपी का आ गया। लेकिन अवधि की, जैसे अब ईस्टर्न हिंदी में अवधि है, मैथिली है, इन भाषाओं में क्या है, इनकी जो फोनेटिक्स, इनकी ग्रामर अलग है मॉडर्न हिंदी से। अब जैसे मैं जा रहा हूँ और मैं जान लाग रहा हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं है व्याकरण में। लेकिन अवधि में जिस तरह से बोला जाएगा बहुत अलग है, जई ला जाएगा कहीं मैथिली में, भोजपुरी में। तो इन्होंने क्या करा कि यहाँ की सारी वो उठा ली व्याकरण और फोनेटिक्स वहाँ के उठा लिए, तो अब वो मिक्सचर सा हो गया। वो ज़रूरी भी था हिंदी को, क्योंकि वाइड एक उसका नेचर बनाने के लिए। अब हम आ जाते हैं कि अब हरियाणा जो रीजन है उसमें, तो आप अगर सिरसा से स्टार्ट कर दो तो बागड़ी जो है, वहाँ बागड़ी बोली जाती है लोअर सिरसा में। तो अब बागड़ी, मैं जैसे अब देशवाली हूँ, देशवाली जो रीजन है ओल्ड रोहतक का, तो मैं 80% समझ सकता हूँ। नॉर्मल आप भी कोई अगर बागड़ी बोलेगा आपके सामने 70-80% आप समझ लोगे। आजकल क्योंकि अब लोग थोड़ा कल्चरल इंटीग्रेशन ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा और बेटर भी समझ लोगे कुछ एक आधे वर्ड, लेकिन 70-80% आपको समझ में आ जाएगी। फिर राठी बोली जाती है इसमें, जो सारा गुरपाल जिसमें बोलती है, जिसकी टोन आती है बोलते वक्त, राठी आपकी फतेहाबाद की। लेकिन अब वो ऐसी नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, अब इतनी लैंग्वेज वेरिएशन तो हिंदी में भी होती है। फिर आपकी बांगरू है, जो बांगर का रीजन है पूरा आपका, जींद कैथड़ का यहाँ पे। अब उसमें कहते हैं कि वो जो है वो मात्राएं हटा देते हैं कि बांगरू जो है वो उर्दू जैसी है कि सारी मात्राएं हट जाती हैं, कि भाई दुकान न दुकान, लुगाई ने लगाई है, ऐसी मतलब इस टाइप का, मतलब मात्राएं कम हो जाती हैं, सीधा वर्ड खींच देते हैं। अब फिर हमारे इधर आओगे तो देशवाड़ी है, मतलब, और देशवाड़ी ही प्रॉब्लम हरियाणवी की क्या रही है कि यही स्टैंडर्ड हरियाणवी इसको लोग बोलते हैं कि यार यही है हरियाणवी। बाहर फिल्में भी बनती हैं तो वही है कि इमेज, क्योंकि ये थोड़ी ना मतलब फोर्सफुली बोली जाती है, तो ऐसा लगता है कि भाई देशवाड़ी ही हरियाणवी है, बाकी ये जो इतनी लैंग्वेजेस है ना, ये कोई मतलब कहीं गिनती में ही नहीं है। और इसमें एक ये भी बात हुई है कि देशवाली के साथ क्या हुआ है कि देशवाली जो अभी है वो एक समझी जाती है कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर, बस यही दादरी तक थोड़ा सा लेके थोड़ा जाओ भिवानी, हिसार तक, बस, हांसी के आगे तक। हाँ, तो जो लेकिन देशवाली का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो पूरा नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और थोड़ा सा नजफगढ़, उसको साउथ लगाओ तो वो भी आ जाता है। बल्कि जो दिल्ली के पहाड़ का रीजन है, चिराग दिल्ली वगैरह का, वहाँ तक देशवाड़ी है। हाँ, एग्जैक्टली। जब अगर हम 150 साल पहले चले जाएं, 100 साल पहले भी चले जाएं, जब ये कैपिटल नहीं बनी थी, 1900 में चले जाएं, तो सारे के सारे जो ये देशवाली बोली जाती थी, चिराग दिल्ली से लेके पूरा नरेला तक और इधर नजफगढ़ तक। अब वो एक अपने आप में एक अलग ट्रेजेडी है कि दिल्ली के गाँव की अपने आप शिनाख्त खत्म हो गई है। अब लोग पीतमपुरा पता है, पीथोपुरा नहीं पता, तो उस गांव का नाम पीथोपुरा है जिस पे पीतमपुरा बना हुआ है, या रोहिणी में रजापुर है, नारपुर है, रिठाड़ा है, तो वो गांव है प्रॉपर। नारायणा है, ये मतलब बकायदा प्रॉपर गांव थे, आज भी हैं। आज ये अर्बन क्लस्टर्स बन गए। हौज खास अपने आप में गांव था, ठीक है। आपका ये चिराग दिल्ली गांव है, बेर सराय गांव है, महिपालपुर अपने आप में गांव है। ऐसे ईस्टर्न दिल्ली में बहुत सारे गांव थे। चंद्रावल है, ये गांव था, ठीक है। दिल्ली में बल्कि एक नदी भी बहती थी, साहिबी नदी, जो नाला बन गया दिल्ली में आज। उसका ड्रेनेज सिस्टम मतलब उल्टा है, वो नजफगढ़ वहाँ डाबर में जाके ख़त्म होती है। तो मतलब दिल्ली अब की डेवलपमेंट में भी ना सिर्फ मतलब और सारे उसके कुछ नुकसान हुए, बल्कि एक लैंग्वेज और उसके आइडेंटिटी का भी नुकसान हुआ यहाँ के लोगों को। तो देशवाड़ी का भी आप कल्चर वो देखो, क्योंकि रिश्तेदारियाँ भी तो है ना। लोग सोनीपत की, रोहतक की, यहाँ दिल्ली के गाँव में कितनी शादियाँ होती हैं, दिल्ली के गाँव वालों की वहाँ कितनी शादियाँ होती हैं, यूपी में कितनी शादियाँ होती हैं, शादियाँ पंजाब में भी होती हैं, जो हरियाणा बॉर्डर के रीजन है वहाँ की पंजाब में भी होती हैं, लेकिन यहाँ का कल्चर इकट्ठा ही था। लेकिन दिल्ली को सिर्फ अलग नज़र से देखना और हरियाणा को अलग नज़र से देखना भी गलती होगी। अब यहाँ क्योंकि अब यहाँ भी 2 माइग्रेशन झेली ना दिल्ली ने। पोस्ट 47 एक जो पंजाबी माइग्रेशन हुई, वहाँ से आए, फिर पोस्ट 80s जो ईस्टर्न यूपी, बिहार, मतलब पूरी इंडिया भर से ही, खाली बिहार का क्यों नाम ले, मतलब उड़ीसा से भी हैं, MP से भी हैं, छत्तीसगढ़ से भी लोग आए इस इलाके में। तो एक वो जनरेशन, तो यहाँ पर फिर डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ दिल्ली में। अब तक हरियाणा में डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ है इस लेवल का जितना दिल्ली में हुआ, क्योंकि एक ही माइग्रेशन है। हाँ, वेव। तो यहाँ पे क्योंकि अब उसकी भी शनाख्त चेंज हो गई, यहाँ कॉलोनीज जो हैं हावी हो गई हैं आपके डेमोग्राफिक पर, वहाँ जो उनका कैरेक्टर है, एथनिक कैरेक्टर, तो वो चीज़ें भी चेंज हुई। तो ये पूरा का पूरा एक कह सकते हैं, अगर आप साउथ दिल्ली की बात करो तो वो कहीं ना कहीं अहिरवाल जैसा रीजन है, पूरा लैंग्वेज भी वही है। अच्छा, हम दिल्ली को ना 4 हिस्सों में बांट सकते हैं लिंग्विस्टिक, अगर आप जोन का हो ना, तो मतलब 50-60% जो दिल्ली है, नॉर्थ से नरेला से शुरू कर दो और अंदर आते आते रायसीना तक
का जो रीजन है वो देसाड़ी या देशवाड़ी स्पीकिंग जो गांव थे वहाँ पर। साउथ दिल्ली जो है उसमें 2 लैंग्वेज मिलती हैं। जो नजफगढ़ से नीचे नीचे का एरिया है, जो गुड़गांव साइड लगता है, वहाँ अहिरवाटी लैंग्वेज या अहिरवाटी अहिर से ही मतलब यादवों की जो लैंग्वेज है या बोली है। फिर एक लैंग्वेज है, अब मैंने उसको गुजरी बोला है, मतलब ड्यू टू बेटर लैक ऑफ कैटेगराइजेशन की वजह से कुछ लोग उस पर आपत्ति कराते हैं कि भाई सिर्फ गुजरों की नहीं है। लेकिन हमें हमेशा होता यही है क्योंकि आपका कैटेगराइजेशन नहीं है तो प्रॉब्लम है कि उसको नाम क्या दें, क्योंकि बिना नाम दिए सिर्फ देशी भाषा बोलना या लोकल लैंग्वेज बोलने से काम नहीं चलता। तो क्योंकि वो गुजरों के इलाके में ज़्यादा बोली जाती है और गुजर उससे सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम ये टर्म कर लेते हैं गुजरी का, जो कि आपका ओखला का रीजन है। नोएडा से स्टार्ट हो जाओ आप, बल्कि गाजियाबाद से। अच्छा, गाजियाबाद भी कॉन्फ्लुएंस है कौरवी का और गुजरी का, उस पर हम आएंगे। लेकिन ये जो नीचे का रीजन है ओखला तक का, आपका फरीदाबाद कि जो एरिया टच करते हैं, आपका छतरपुर का सारा रीजन है। अभी हम जहाँ बैठे हैं से थोड़ा सा दूर साउथ दिल्ली का जो रीजन है पूरा, तो सुल्तानपुर से साइड, ये सारा ये गुजरी स्पीकिंग विलेजेस हैं यहाँ। अब उनके गांव में जाओगे तो वही लैंग्वेज बोली जाएगी। अच्छा, इनमें फ़र्क क्या है? जो अहिरवाटी या गुजरी है, इसमें ये ओकरांत भाषाएं हैं। हम जैसे देशवाड़ी है या नर्दकी है या एक और भी है, ये आक्रांत है। ये क्या है भाई डिफरेंस? आक्रांत ओकरांत में क्या है, जैसे ओ का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। अच्छा। गयो थो, करो, रोम रोम। अब आप मन भाई राम राम अरियंत भाई, रोम रोम अरियंत भाई की हो गयो। तो ब्रिज में, क्योंकि गुजरी भी वो ब्रिज, लार्जर ब्रिज का ही पार्ट है, अहिरवाटी भी, तो जो ओ जिसमें होता है उसको ओकरांत कहते हैं और जिसमें आ है उसको आक्रांत कहते हैं। ठीक। तो जो ओकरांत भाषाएं हैं, ब्रिज हो गई, गुजरी है या अहिरवाटी, यहाँ ओ है। बागड़ी बी में भी ओ है, तो बागड़ी और अहिरवाटी का भी संगम है क्योंकि वो ओकरांत भाषाएं हैं। हाँ, वो इधर से तो मिलती है। हाँ, तो उनका में जैसे मतलब क्या कर रहे हो, नाच तो खा लो, इस टाइप में। नॉर्थ हरियाणा में आक्रांत है। ऐसे ही वेस्टर्न यूपी में आप देखोगे तो सोनीपत से आप यमुना कूद के उस तरफ जाओगे। अब इसमें अगाड़े जाट और पछाड़े जाटों का भी आता है कि भैया कैसे उनकी बसावट हुई, पहले कौन से बसे, लेट कौन से बसे। तो यहीं के लोग आप देखोगे कि सेम गोत्र हैं। हाँ, जाटों के यूपी में भी हैं, उधर मलिक हैं। तो यहीं के कुछ गाँव से वहाँ लोग गए हुए हैं और वो अलग बहस है कि कैसे सेटलमेंट हुई वहाँ पे। तो वहाँ पूरा जो यूपी का रीजन है, नॉर्थ यूपी का, नॉर्थ वेस्ट यूपी बल्कि, मेरठ, गाज़ियाबाद, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर और टॉप आप देहरादून तक चले जाओगे, रुड़की तक, क्योंकि कई लोगों ने हरिद्वार तक, बल्कि जो तलहटी का रीजन है, प्लेन्स हैं उत्तराखंड के, वहाँ तक आपको कौरवी का प्रभाव नज़र आता है। अब कौरवी में प्रॉब्लम यही है कि कुछ लोग भी ऑब्जेक्ट करते हैं कि यार कौरवी क्यों कह रहे हो, कौरवियों से एसोसिएट कर रहे हो हमको, ये तो गलत बात है। तो कुछ लोग उसको कहते हैं खड़ी है, खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली भी उसको कहना ठीक है, क्योंकि यही खड़ी बोली ही जो मानक हिंदी आज के टाइम पे 1880s भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो सारा मूवमेंट चला था हिंदी का, उसके बाद जो इमर्ज हुई तो वो खड़ी के बेसिस पे ही मॉडर्न हिंदी बनी है। तो लेकिन अब जैसे गाज़ियाबाद एक कॉन्फ्लुएंस है, गाज़ियाबाद में कौरवी और गुजरी या ब्रिज आके मिल जाती हैं, ऐसी बुलंदशहर है। तो वहाँ कुछ गांव होंगे जो गुजरी स्पीकिंग है, कुछ गांव हैं जो कौरवी स्पीकिंग है। थोड़ा डिफ्रेंसिएशन उस ऊपर जो नॉर्थ वेस्ट यूपी उसमें भी है। जैसे मेरठ और मुजफ्फरनगर की लैंग्वेज अलग है, बागपत की अलग है, वहाँ भी डिफ्रेंसिएशन है। फिर गंगा कूद जाओगे तो बिजनौर अमरोहा की थोड़ी मिलती है यहाँ से, लेकिन उसमें अलग पुट आने लग जाता है। और फिर एक और एलिमेंट है जो आपको, ये रोहिला खंड का इलाका है आपका, ये रामपुर का, मुरादाबाद रामपुर का, यहाँ अलग ही घालमेल है। यहाँ ब्रिज भी मिलती है, कौरवी भी आके मिलती है और उनका लोकल एलिमेंट भी है। वो थोड़ी थोड़ी आपको हैदराबादी जैसी प्रतीत होती है, जैसे हैदराबादी में बोलते हैं ना नको, मैं नहीं करने का, इस टाइप में। तो वो एलिमेंट आपको मुरादाबाद के इलाके में वहाँ भी एक अजीब अजीब कॉन्फ्लुएंस है। तो ये इसका क्या कारण है? क्या अब इस पे शोध कम हुआ है, मैंने बड़ी कोशिश करी, क्योंकि काफ़ी लोग यूपी के जो थे वो 1-2 वीडियो जो बनाई तो उस पर लोग कमेंट किया कि यार अब बनाओ, शोध करो। मैंने बड़ी कोशिश करी, क्योंकि किताब मिले, लेकिन यूपी के इतने बुरे हाल हैं, वेस्टर्न यूपी के। मतलब मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार हरियाणा वाले अपनी आइडेंटिटी को लेकर सजग नहीं है। मैं कहता हूँ हम तो फिर भी ठीक हैं, बात कर रहे हैं। वेस्टर्न यूपी वालों का तो मतलब बिल्कुल क्लीन स्लेट हो चुका है। वो तो मतलब ना उन पर कोई काम हुआ है उस इलाके की लैंग्वेज पे, उनकी आइडेंटिटी पे, क्योंकि वो जब से यूपी में मर्ज हुए हैं वो उनकी शनाख्त गुम हो गई है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले एक लड़के का कमेंट आया, एक वीडियो बनाई थी कि भाई साहब आप यूपी पे भी, वेस्टर्न यूपी पे भी बात करो। मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं बागपत का हूँ, और मेरे लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि यार मैं राजस्थानी जो है ना, मेरे को कहते हैं तू हरियाणवी है, तू तो यूपी वाला कहाँ से है, यूपी वाले तो ऐसे बोलते ही नहीं है। क्योंकि यूपी वाले की इमेज बनी हुई है जो अवधी है या जो ईस्टर्न यूपी का बंदा है। वेस्टर्न यूपी को तो कोई यूपी वाला मानता नहीं है, तो उनके लिए बेचारों के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस है।
कि अब उनकी लैंग्वेज भी किसी खाते में नहीं रही वहाँ की बोली, क्योंकि वो कहते हैं कि ये या तो ये अब हिंदी भी नहीं है, ये प्रॉपर कोई लैंग्वेज भी नहीं है, लेकिन कॉर्वी फिर भी अलग है। हम इसलिए कह सकते हैं, जैसे एक चीज़ होती है लैंग्वेज में, जेमिनेशन होता है वर्ड का डबल हो जाना, जो हिंदी में नहीं है, मॉडर्न हिंदी के फोनेटिक्स में नहीं है। जैसे हम कहेंगे वो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा बड्डा भाई है, तो बड्डा, छोटा, अगला वर्ड टे जैसे डबल हो रहा है, ये पंजाबी में भी है। अच्छा, वर्ड जेमिनेशन कहते हैं इसको। तो जेमिनेशन कॉर्वी में है। दो और साउंड हैं जो मॉडर्न हिंदी में नहीं है। अणय बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब बिहार यूपी के लोगों को देखोगे, वो कुछ वर्डों में कंफ्यूज भी करते हैं रे और अडय में, बाहर, बाहर, मतलब वो। और तो एक वर्ड अणय है, अणय बहुत कम बोलते हैं। एक अड़य है, अड़य जो है उसका तलफ़ुज़, उसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप गंगा कूद जाओगे तो वो ख़त्म हो जाता है, बल्कि यमुना से ही कम होता जाता है। अड़य जो वर्ड है, जैसे अब हम कहेंगे होली, तो वो होली प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते। अड़य पंजाबी में भी है, हरियाणवी में भी है, कौरवी में है, राजस्थानी में है, और यहाँ से होते होते मराठी तक गया हुआ है। लेकिन आपको, आप गंगा कूद जाओगे, अड़य नहीं मिलेगा, अड़य है ही नहीं, बोला ही नहीं जाता, अड़य को अड़य बोलते हैं। इंटरेस्टिंग है इवोल्यूशन। ठीक है, तो दाल जैसे हो गया, दाल खाली के अरियंत, तो दाल, बाल हम नहीं बोलते, हमारे और अड़य है, हाँ, अड़य है। फिर दूसरा क्या यहाँ रहा, हरियाणा में अगर आप देखोगे, जो पढ़ाई लिखाई 1911 के बाद हुई, यहाँ देवनागरी का प्रभाव कम था अपने इलाके में, यहाँ उर्दू का प्रभाव ज़्यादा था। इस इलाके की जो मतलब लोकल ज़बान थी वो उर्दू थी। तो हाँ, पढ़े लिखे जो अगर दादा की जनरेशन में चले जाएं तो सारे सबको उर्दू पढ़नी लिखनी आती होगी, तो उसका भी हम पे बहुत प्रभाव पड़ा। लेकिन हरियाणवी ने क्या करा, उसको विकृत कर दिया। लोकल अडेप्टेशन जब की उर्दू वर्ड्स की, तो बहुत सारे ऐसे उर्दू वर्ड हैं जो हम सोचते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। अब जैसे कहते हैं कि गांव का बड़ा मोजिज आदमी है, वो मोजिज को उन्होंने मौजूद कर दिया है, लेकिन वो अगर प्रॉपर उर्दू में होता है मोजीज, मतलब सम्मानित व्यक्ति, वो जीज हटा दिया, मोजी कर दिया ना। हाँ। अब जैसे, क्योंकि अब ये नॉर्थ इंडिया के अब के हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में है ही नहीं, ज़े और फे, ज़े और फे, जेड और एफ, तो आप हिंदी में है ही नहीं। हिंदी में भी आप इनके नीचे नुक्ते लगाते हो, क्योंकि ये हिंदी मेन वर्णमाला का पार्ट नहीं है। अगर आप उर्दू में देखोगे तो ज़े भी 4 वर्ड हैं ज़े के लिए अरबी में, फे के लिए 1 वर्ड है, मतलब फे अलग है, फे अलग है, फल और फल में फ़र्क है। इसके अलावा उर्दू में जैसे होते हैं क़य, ग़य, ख़य, जो एपिग्लोटिस से बोले जाते हैं, क़ालीन, वो वर्ड भी यहाँ नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से उसको अडॉप्ट कर लिया। तो अब यहाँ जैसे होता है कि हमने बड़ा कामिल आदमी है, तो कामिल जो है वो कामिल से बना है अरबी के वर्ड से। तो ऐसे इश्तिहार को इस्तार, तो यहाँ उर्दू का भी थोड़ा थोड़ा, और अरे संस्कृत का भी ऐसे ही नाश कर रखा है। जैसे जाड्डा है ना, वो जाड्डा जाड्डे शब्द से आया, तो उसको आ वाला लगा दिया, जाड्डा। हाँ, तो अब देखो जाड्डे में भी जेमिनेशन है। तो यहाँ की लैंग्वेज की भी इनकी कुछ अपनी यूनिकनेस है। तो हमने जहाँ से बात शुरू करी थी कि ये इतनी सारी बोलियाँ हैं, अब एक दो जैसे लैंग्वेज हमारी छूट गई ऊपर की ना, अब अम्बाला साइड, संबाड़खे तक जो है ना, संबाड़खा जो रीजन है पानीपत का, वहाँ तक आप कह सकते हो कि देशवाड़ी है, कि सेम है। उसके बाद जो है ना, जैसे हम कहेंगे भाई आता जाता करते हैं हम देशवाड़ी में, वो जांदा हो जाता है वहाँ से। जींद में भी, हाँ, अपर जींद और सोनीपत के भी लोगों के उसके ऊपर से वो स्टार्ट हो जाता है। गुआना साइड के लोग बोलते हैं आंदा जांदा। फिर वो टोनल लैंग्वेज है, जैसे हरियाणवी और पंजाबी दोनों टोनल वो हैं। तो अगर कोई बाहर का बोलता है ना, उसके बोलनी बड़ी हार्ड हो जाती है, क्योंकि समझ नहीं आती उसको, क्योंकि बोलना टोनल लैंग्वेज बोलना बड़ा हार्ड है। हिंदी आप सीख सकते हो, हरियाणवी सिखानी बड़ी मुश्किल है। वो इसलिए बोला जाता है ना कि यहाँ पे पैदा होना पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन आपका बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम फोर्स भी नहीं करते किसी को सीखने के लिए। हाँ, अब इसमें भी क्या है, इंटोनेशन एक चीज़ होती है लैंग्वेज में। जैसे अभी इसमें कौन से वर्ड खींचने हैं और कौन से वर्ड जल्दी बोलने हैं। अब अरियंत भाई क्या कर रहे हैं, अब बाहर वाला के ना ऐसे बोलेगा, उसको एक वर्ड लिख के दे देंगे ना, उसको ये नहीं पता फोकस कहाँ पे करना है। मैं प्योर हरियाणी बोलूंगा तो मैं बोलूंगा अरियंत भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो क्या अरियंत भाई क्या कर रहा है, वो मोकरी लगती है। ये जो फिल्मों में जो हरियाणी बोली जाती है ना, वो इसलिए वो मोकरी इसलिए कर दी, क्योंकि अब मुझे नहीं पता वो कौन उनके लैंग्वेज टीचर्स हैं। वो कहते हैं हमने एक लैंग्वेज टीचर भी हायर किया हुआ है, और रिपोर्टों में आता है न्यूज़पेपर की बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग करी 3 महीने 2 महीने। ये जो आमिर खान वाली जो मूवी थी दंगल, और सलमान खान की जो मूवी थी नाम भूल सुल्तान, दोनों में ही ऐसे फोर्स्ड लग रहा है कि भाई तेरे को नहीं आती, क्यों ट्राई कर रहे हैं। अब मतलब यार किसी लोकल आदमी को ले लो, वही मतलब ठीक एक सेंटेंस ही तो बोल रहा है। जैसे जयदीप अहलावत ने जो देश वाली बोली है इसमें पाताल लोक में, वो है, वो ओरिजिनल है। रणदीप हुड्डा ने जो लाल रंग में बोली है, वो है।
अब मतलब अब जैसे आपको अणे बोलना नहीं आता, अड़े बोलना नहीं आता, उसकी माफ़ी है, लेकिन सुल्तान को सुल्तान कहना ये तो मतलब है, मतलब इतना बड़ा मतलब गुनाह है ये। मतलब ये आप मतलब ये भी ठीक नहीं कर सकते। मतलब तलफ़्फ़ुज़ आप इतने बड़े लिंग्विस्ट हो के लोग कहते हैं कि भाई इनको ट्रेन कर रहे हैं रहे सुल्तान, फिर ये क्या होता है ना, वो फोकस ही नहीं करते उस पर, उनको है यार कुछ भी चल जाएगा। वो एक बाहर, क्योंकि वो सिर्फ हरियाणा के ऑडियंस को नहीं, वो नेशनल ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं ना, तो सुल्तान को सुल्तान कह ले तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। अब ऊपर हरियाणा में जाओगे ना, आप इससे ऊपर जाओगे करनाल से ऊपर, तो यही कौरवी नर्दकी जो एरिया है, वहाँ की बड़ी मीठी बोली है। आप एक मेरी दोस्त है कुरुक्षेत्र की, अब उसकी लैंग्वेज जब मैंने सुनी, अब वो पहले तो वो ना घबराहट के मारे अपनी लैंग्वेज बोलते नहीं है, घर घर में बोलेंगे। मैंने कहा मैं थोड़ी सुना तो सही, एक आधा वर्ड बोल, वो इतनी मीठी लगेगी कोई कहेगा ही नहीं कि यार मतलब ये हरियाणा से है। अब हरियाणा की भी लैंग्वेज की ऐसी इमेज बनाई हुई है। उससे ऊपर चले जाओ तो फिर आपकी अम्बाड़ी वगैरह, कुछ लोग उसको अम्बाड़ी भी कहते हैं, कुछ पुआधी कहते हैं। अब पीछे से मैं पुआधी का सुन रहा था 2-3 दिन पहले, तो पुआधी आपको ऐसी लगेगी कि कोई पंजाबी हरियाणवी बोलने की कोशिश कर रहा है। कन्फ्लुएंस है ना। हाँ, जैसे गैल वर्ड है, अब गैल पंजाबी में नहीं होता, गैल मतलब साथ, नाड़ बोलते हैं, तो लेकिन वो गैल बोल रही है, लेकिन सारा इंटोनेशन पंजाबी का है। लेकिन फिर भी बाय लार्ज मैं कह सकता हूँ कि 70-80% लोग जो हरियाणा में रहते हैं वो सारी लैंग्वेज म्यूचुअली इंटेलिजिबल है। सिरसा का भी कोई हिसार का मेरे को मिल जाएगा तो मैं बोलूँगा, वो अपनी बोलेगा, तो ऐसा नहीं है कि हम समझ नहीं सकते या हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम हिंदी में ही बात करेंगे, ये इशू हो जाता है। तो 2016 के जो आपने बोला था कि असली जो आज़ादी है हरियाणा वालों को, वो 1966 में नहीं 2016 में मिली। अच्छा, ये भी जो है ना, क्योंकि 66 में तो हिंदी के लिए स्टेट बना, हरियाणवी के लिए तो स्टेट बना नहीं है। हाँ। और आज भी पॉलिटिकल नुमाइंदगी जो है हरियाणवी की, तो उसमें कहीं नहीं है, उसके कल्चर की, उसकी सोच की, लोगों की, ठीक है। और वो भी उन्होंने भी मतलब एक हरियाणा ही तो छोटा स्टेट हो गया, तो कई लोग कहते हैं कि बड़ा फीफडम से जो है ना सत्ता आती है, फीफडम सा बना रखा है अपना, रीजनलिज्म है अपने अपने, मतलब उन्होंने कार्व आउट कर रखे हैं कॉर्नर से, अपने एरिया में जो है बादशाह हैं बस, तो उसी पे चल रहा है। तो 16 में क्या हुआ है कि अब देखो लोगों में अपनी, जो आपने कहा था ना कि प्राउड भी तो है, एक नेचुरल प्राइड भी है यहाँ के लोगों में। अब वो कह लो कि वो भाई किसी से दबे नहीं। अब राजस्थानी में देखोगे ना आप, तो वहाँ एक लोगों में ना जो किसी राजा के अंडर रहे होंगे तो अदब आ जाता है, थोड़ा सलीक का, थोड़ा झुकने का, राजा साहब। यहाँ कोई राजा साहब नहीं करता। अब जाटों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सब अपने आप को फन्ने का समझते हैं, कोई किसी को चौधरी नहीं समझता, क्योंकि यहाँ अब हिस्टोरिकली विलेज रिपब्लिक्स का सिस्टम रहा है कि यहाँ मतलब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का सिस्टम था, तो कोई राजा नहीं रहा, कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है जिसके आगे झुकना है। तो वो चीज़ आपके हर जगह आपकी लैंग्वेज में भी दिखती है। आपको एक रॉनेस, आपका जो काम था, एग्रीकल्चर था या जो भी था, वो उसमें भी आपका चीज़ झलकती है। तो 16 का जो है ना एक वाटर शेड इसलिए भी है कि एक मतलब कट है, ये जो चीज़ है ना, इसमें 2-3 चीज़ें मिलती हैं। मतलब 16 सिर्फ ऐसे नहीं है कि कुछ मतलब अपने आप में कुछ ऐसी चीज़ थी। 16 लोग जाट आंदोलन की वजह से याद रखते हैं वो कितनी अच्छी चीज़ नहीं है याद करने लायक, लेकिन हम वो जियो रेवोल्यूशन जो सारा है नेट का ना, यूट्यूब वगैरह आ गया। प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ के जितने लोग हुए जो मीडिया में भी गए, अब जो नैरेटिव सेट करते हैं, अब आप मैं जो है ठीक है थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन हमसे पहले जब मान लो कोई नेशनल स्तर पे कोई लेवल अचीव कर लेता है कुछ, चाहे वो मीडिया में है चाहे किसी भी लेवल पे है, वो कभी हरियाणवी नहीं बोलेगा, वो दिखाएगा ही नहीं। अब सुभाष घई जैसे हैं रोहतक के, माइग्रेट करके रोहतक में रहे, हाँ, अब वो ज़मीन लेने के लिए तो हरियाणवी बन जाते हैं यहाँ, लेकिन बॉम्बे जाके कभी मतलब कहेंगे कि भाई मैं तो मतलब ही नहीं है कुछ हरियाणवी या हरियाणा से। तो यहाँ के जो वो जनरेशन भी थी, उन्होंने इसको त्याग दिया, कभी ओनरशिप ही नहीं ली। तो बल्कि अब ऐसा था जैसे अब बंसीलाल जी हैं या देवीलाल जी हैं, अपने इलाके में तो बागड़ी में जाके बात करते थे, लेकिन वो कभी भी मंच से मतलब हरियाणवी नहीं बोलेंगे या अपने रीजन के बाहर इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठेगी। तो एक वो हमारी जनरेशन की, जैसे मैंने बात करी माँ बाप की जनरेशन की, भाई उनको तो पहले वेल ऑफ होने की ज़्यादा पड़ी थी, उन्हें इस चीज़ की चिंता नहीं थी कि ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, बल्कि वो तो नेगेटिव परसेप्शन ज़्यादा था। एक इन्फीरियोरिटी भी धीरे धीरे ना पाली गई अपने अंदर, 100 साल की, मतलब वही कि यार हम तो पिछड़े लोग हैं, हमारा तो माइंड सेट ही ऐसा है, ये क्या करेंगे तो बदमाशी करेंगे, हरियाणवी बोलेगा तो इनके साथ बैठेगा, ठीक है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए हिंदी ज़रूरी है, अब इंग्लिश ज़रूरी है, अब हिंदी भी छोड़ दी है, अब तो इंग्लिश ज़रूरी है। तो 16 में क्या होता है, 16 में अब फॉर एग्जांपल आज आप ये पॉडकास्ट बना रहे हो, कोई वीडियो बना रहा है, कोई हरियाणवी में, कोई उस पर अर्जुन किताब लिख रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई गाने बन रहे हैं, कोई फिल्में बन रही हैं, ये सब आज ही क्यों हो रहा है? तो 2-3 चीज़ें, एक तो ये है कि एक सेंस ऑफ लॉस है सबसे पहले,
क्योंकि जो हम आप वो लोग हैं जो हम गांव से निकल आए, आजकल जो गांव में है उन्हें आज भी हरियाणवी की चिंता नहीं है क्योंकि वो तो बोल ही रहे हैं, उन्हें कौन सा थ्रेट लग रहा है लैंग्वेज का। लेकिन आप मेरे जैसे लोग जो हमारा एलियनेशन हुआ है ना वहाँ से निकल के, हम जब एनआरआई की नज़र जो है ना, एक हम भी एनआरआई हैं, हम चाहे हरियाणा में नहीं रह रहे, हम दिल्ली बेंगलोर, हाँ, नॉन रेजिडेंट हरियाणवीज, जो बाहर वालों में भी आ रही है फीलिंग है। अब मैं जब ये पॉडकास्ट शुरू करा तो एक लड़का है, वो टेक्सास में रहता है, उसने मैसेज भेजा, स्पॉटिफाई पे सुन लिया होगा उसने, मैसेज इंस्टाग्राम पे किया रिक्वेस्ट कि भाई साहब मैं जब स्कूल में था ना तो मैं एमिनम ढूंढता था, एमिनम के रैप, और आज मैं बैठा टेक्सास में, मैं मेहर सिंह ढूंढ रहा हूँ कि कोई रागनी मिल जाए स्पॉटिफाई पे। तो फिर मैं सोचा, मैं कहा यार ये क्या हो रहा है। तो ये एक सेंस ऑफ लॉस भी है अपने आप को लेके, अपने सेल्फ को लेके। तो हम एक ये रीडिस्कवरी का फेज चल रहा है कि जहाँ पुराना हम फैक्ट्स निकाल रहे हैं कि 60s में क्या था, 70s में क्या था, हमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है हमारी जनरेशन को। हमारी माँ बाप की जनरेशन को कुछ वो नहीं था, क्योंकि वो उनकी तो लिव्ड रियलिटी थी, उन्होंने जिया था वो फेज़। ये तो हमारी प्रॉब्लम हुई है ना कि हम एक ऐसी जनरेशन है कि भाई कि हाथी निकल गया, पूंछ रह गई थी, हमने थोड़ी सी पूंछ देख ली तो हमें लगता है उसी को पकड़ के बैठे हैं, तो हमें चाहिए कि पूरा हाथी वापस आए। तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई है। तो 2016 के बाद एक दूसरा टूल्स आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई। अब जैसे गाना बनता है हरियाणवी दबिया नहीं कर दे, ये 90s में क्यों नहीं बना, ये 80s में क्यों नहीं बना? गाने तो तब भी बनते थे। आप 80s में हरियाणा में रागड़ी भी बनती थी, कभी हरियाणा का जिक्र क्यों नहीं होता उनमें? जो 90s में रागड़ी है कि कोई हरियाणा के ऊपर रागड़ी नहीं सुनी होगी। अच्छी बात रही कि मतलब जाट अहीर यादवों के ऊपर भी रागड़ी नहीं थी, वो भी कम थी, कास्ट वाला भी, कास्ट भी कम था। लेकिन सोशल इश्यूज पे ज़्यादा होता, सोशल इश्यूज किससे, कहानियों की दुनिया में रागड़ियाँ थी। लेकिन लिखने का तो कविता भी हो सकती थी, हरियाणा के ऊपर कभी कविता क्यों नहीं बनी? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस ही नहीं है, हरियाणवी वाली है ही नहीं। वो आप गांव के कुछ लोगों के लिए बना रहे हैं, हाँ, और उन्हीं में गा के वो घूमते। अब रागनी तो कहते हैं कि भाई 10 जिलों तक लिमिटेड फिनोमिना है, सेंट्रल हरियाणा का फिनोमिना है रागनी गायकी अपने आप में। साउथ हरियाणा में चले जाओगे, नॉर्थ हरियाणा में बागड़ में चले जाओगे तो बहुत मिनिस्क्यूल प्रेजेंस है रागनी एज अ कल्चर की। इवन दामन, इसका भी अपना इतिहास है एक, कि हरियाणवी ड्रेस कैसे विद टाइम चेंज होती रही। तो एक तो टेक्नोलॉजी आ गई 2016 के बाद, आपका यूट्यूब आ गया। अब यूट्यूब का जैसे मोटो है ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, तो हम कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमें किसी नई दिल्ली या मुंबई के स्टूडियो में बैठने की ज़रूरत नहीं है, या कोई मतलब हमें स्टेज नहीं चाहिए। अब हम घर पे बैठ के रील बना सकते हैं। स्मार्टफोन, हाई स्पीड इंटरनेट, बिल्कुल, और जियो रेवोल्यूशन आ गया। और एक वो फीलिंग तो थी, नौकरी की भी जरूरत नहीं है अच्छा, वो भी एक मंच मिल गया लोगों को ना। अब मंच मिल गया तो उनके अंदर जो भी था ना दबा हुआ, वो निकल के आ रहा है। तो अब ये टिकटॉक का जो है ना एक तरह टेक ओवर कर लिया हरियाणवियों ने। अब आजकल इंस्टाग्राम का कर रखा है। तो हरियाणवी गाने एक्चुअली होते तो कैची हैं ही, अगर आप देखोगे उसकी नेचर देखोगे तो हम देखते थे 10-15 साल पहले कि सिर्फ पंजाबी गाने बजते थे डीजे पे। आजकल हरियाणा का तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हरियाणा में तो हरियाणवी गाने ही खत्म नहीं होते, इतने गाने हैं। और मैंने देखा पंजाबी गाने तो कोई बजाता ही नहीं कि नॉन हरियाणवी शादियों में भी मैंने हरियाणवी गाने बजते देख लिए कई बार। बल्कि हरियाणवी गाने तो मैंने सपना चौधरी की इतनी जगह देख लिए, देश से बाहर भी देश के अंदर भी, कि उसकी भी मतलब एक लड़का था, इस जालौन एक एरिया है यूपी में, बिल्कुल बुंदेलखंड के बीच में, वो मुझसे पूछता आपको पता है सपना चौधरी का मतलब भाई मैं मन तो बेरा था ना, क्यों कर बेरा ला गया वो बिल्कुल 2014-15 की बात है जब इनिशियल वो उठा था। तो मीडिया भी बड़ी एक्चुअली जो बहुत रिसेंट गाना, मतलब रिसेंट तो नहीं, 2 साल पुराना हो गया, जो 52 गज का दामन था, उस पे यूट्यूब पे व्यू देखो तो मतलब 100 करोड़ व्यू है, 1 बिलियन, हाँ, इंडिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा व्यू है उस पर। हाँ, तो उनका अलग सीन चल रहा है हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री का। और दूसरा एक क्या हुआ कि कुछ एनआरआई लोग जो थे उन्होंने सपोर्ट स्टार्ट किया। और एनआरआई मैं दोनों टर्म में कह रहा हूँ, इंटरनल माइग्रेंट्स विद इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। क्योंकि हरियाणवी लोग, प्रॉब्लम यही थी कि ये अपनी ज़मीन से इतने जुड़े रहते थे। हम बड़ी कहानी सुनते होंगे, यार हमारे दादा को दिल्ली में ज़मीन मिल रही थी, ले उस टाइम ली नहीं उसने, वो कह रहा था भाई अपने घर में ही रह लो, सारे नुए रोना। ये हरियाणा में हर दूसरे घर की कहानी होती है। दिल्ली नौकरी थी, चला गया था, आज वहाँ पीतमपुरे में मिल रही थी इतने की, या साउथ दिल्ली में मिल रही थी, ली ही नहीं, क्या करते। तो अब क्योंकि उनसे ज़मीन से इतनी अटैचमेंट थी, अपने वातावरण से, अपनी उससे, तो बल्कि ये हमने बॉर्डर स्टेट्स में बड़ा देखा है, द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर पंजाब में जैसे है, तो वहाँ के लोग बड़े इंटरप्राइजिंग थे भाई, नए नए फ्रंटियर्स देखना, जाना। हरियाणा का आदमी शांत था अपनी ज़मीन को लेके, उसे कुछ नहीं चाहिए,
वो अपने घर पे रहे। आज भी अगर आप ये फिनोमेना देखोगे, बाहर जाने का तो बहुत रीसेंट है, लेकिन वो क्या चाह रहा था, अब पैसे वैसे दे के भी नौकरी लग जाए, यहीं लग जाए, घर पे रह लूँ, अपना खेत देख लूँ, अपने घर के आसपास रह लूँ। फिर दूसरा सामाजिक स्ट्रक्चर हमारे यहाँ ऐसा है, सोशल स्ट्रक्चर, कि बड़ा एक ट्राइबल सा हिसाब है अगर आप देखोगे ना हरियाणवी सोसाइटी का। और ये सिर्फ जाटों में नहीं है, इंटरेस्टिंगली, ये जो रिश्तेदारी निकालने का ना, जैसे आपने कहा भाई कौन से गाँव है, तो अब मेरी तो मम्मी है वहाँ की तो ऐसे रिश्तेदारी निकालना, आप मेरे को अपना गांव बताओगे तो मैं भी कोई ना कोई रिश्तेदारी निकाल लूँगा। तो ये क्लैन नेटवर्क्स के थ्रू सोसाइटी का स्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है ना, ये पूरे हरियाणा में सिस्टम है। तो लोग यहीं रह के खुश हैं अपने उसी स्फेयर में, यहाँ कभी रहा ही नहीं कि हमें अलग फ्रंटियर देखने हैं। और हरियाणा में तो जो फौजी थे उनकी वजह से थोड़ी बार दुनिया की अवेयरनेस आ गई, वरना हरियाणा के लिए तो दुनिया मतलब बहुत लाइफ बड़ी सिंपल है कि नॉर्थ में पंजाबी हैं, ईस्ट में यूपी वाले हैं, साउथ में बागड़ है राजस्थान साइड, और बाकी मद्रासी वगैरह हैं। उनके लिए पूरा हरियाणा में मतलब, और बंगाल में मच्छी वच्छी खाते हैं, बस इतना ही उनके लिए लाइफ का मतलब बड़ा सिंपलिस्टिक कॉन्सेप्शन था, उसी में वो खुश थे। उसके बाहर, क्योंकि अब जैसे कहो अब तीर्थ पे भी कहाँ जाते थे हरियाणा वालों के, तीर्थ क्या है, गंगा जी चले गए, हरिद्वार चले गए, वैष्णो देवी का भी कल्चर बहुत बाद में डेवलप हुआ है बहुत। हाँ, लेकिन हरियाणा वालों के लिए तीर्थ मतलब यही इतना ही मतलब था। हमारे दादा परदादा भी इतने ही गए होते थे गांव से निकल के, उनके लिए इवेंट होता था किसी जनेत में जाना, बारात में जाना, हरियाणवियों के लिए कि दूसरे जिले में चले गए भाई, बिल्कुल। तो उससे ज़्यादा उनकी क्योंकि ट्रैवल नहीं है, वो कहीं पढ़ाई लिखाई करके कहीं दूसरे इलाकों में नौकरी नहीं कर रहे। वही मैं कह रहा हूँ कि में जो हमने अपने गांव से बाहर नहीं जाते थे तो मतलब ऐसा पूरा जीवन निकल गया। हाँ, जज्जर का आदमी जज्जर में ही रह गया, सिरसा का आदमी सिरसा में रह गया, और गुड़गांव का गुड़गांव में रह गया। ये पिछली जनरेशन तक भी, मतलब पिछली में तो नहीं बट पिछली से पिछली में ये हुआ है। तो जिस तरीके से इंटरमिंगलिंग हुई है, आपस में देखा है, वर्ड सुने हैं, अगर आप सभी इन जो हमने रीजन्स की बात की, बागड़ी, बांगड़ू, सबकी बात करो, देश वाली की, अहिरवाटी की, अगर आप देखो तो सबको आप समझ सकते हो, बिल्कुल। और आपको लगता है कि सब हरियाणवी हैं तो एक ये ना अलग नहीं है, ये मिथक भी टूटा है, कॉन्शियसनेस भी एक्सपैंड हुई है, आ गई ना वो। हाँ, अब ये क्योंकि ये मिथक टूट गया ना, हम जब मैं ट्रैवल ही नहीं करा, मैं किसी जींद के बंदे से मिला ही नहीं, अब आप कैसे मिलोगे किसी भिवानी के बंदे से? मैं सोनीपत से हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में भिवानी नहीं गया, लेकिन मैं कैसे मिलूंगा? या तो मैं कॉलेज में मिलूँ, स्कूल में भी आपके लोकल ही लोग होते हैं, जैसे सोनीपत में पढ़ोगे तो बहुत रेयरली कोई होगा कि भिवानी का कोई आके बच्चे, लेकिन कॉलेज ऐसी जगह है तो वहाँ थोड़ा माइंड सेट खुलेगा। लेकिन बेतहाशा ऐसे लोग जो नहीं गए कॉलेज, या 3 साल गए, अपना काम से काम आए, वापस आ गए, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, अब हरियाणा में आप वेब सीरीज़ भी देखोगे ना फॉर एग्जांपल, इसका भी बड़ा रोल रहा है। खुद मैंने कई इतने वर्ड सीखे जो शायद अब गुम हो गए थे हमारी टर्मिनोलॉजी से, जो बाकी इलाकों में आज भी यूज़ होते हैं। जींद साइड, अब जैसे एंडी छोरे है, एक वेब सीरीज़ बनाते हैं, वो जींद साइड का है। एक देसी मंच है भिवानी साइड का, कोई कालू की गलत फैमिली है, और दादरी साइड की, कोई बागड़ साइड की है। तो जब आप कॉमेडी देखते हो तो अब कॉमेडी को मतलब रिसीव करना बड़ा ईजी होता है, क्योंकि मजाकिया बात कर रहा है तो आप, और यूट्यूब उसको प्रमोट भी करता है तो आप देख लेते हो। तो फिर कहीं ना कहीं आपको मन में लगता है यार ये तो हमारे जैसे ही बोल रहे हैं, भिवानी वाला भी मेरे जैसे ही बोल रहा है, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, हम ही तम ही करते हैं, लेकिन मैं बाय लार्ज उसकी बात समझ रहा हूँ। फिर जो गाने बन रहे हैं ना, अब इसमें भी कोई सिरसा का गाना बना रहा है। अब मैंने एक चीज़ और नोटिस भी करी है, अब रेवाड़ी वाला भी गाना लिखता है ना, और मैंने मेवाती में भी लिखी हुई रागनी देखी कुछ चीज़ें, लेकिन वो लिखते सब स्टैंडर्ड हरियाणवी में। अच्छा, ये पता नहीं क्या फिनोमेना है, क्योंकि वो उनको कोई जो मार्केट है उसको भी तो देखना है ना। हाँ, तो मार्केट सेंट्रल हरियाणा है, और ये अब इसे खुशकिस्मती कहो या बदकिस्मती कहो, हमेशा हर स्टेट की जो नुमाइंदगी है ना, वो उसका सेंट्रल रीजन में जो लैंग्वेज है ना वही करती है। माझा जैसे पंजाब में है तो माझा मीन्स मिडल, तो बीच की। राजस्थानी में भी जो मारवाड़ी रीजन है ना, बीच का जो ढूंढाड़ी रीजन है जयपुर का और मारवाड़ी, वही राजस्थानी को राजस्थानी बनाने की जो बात हो रही है तो वो मारवाड़ी वाले ही लगे हुए हैं। तो कल को अगर हरियाणवी के लिए भी कुछ होता है तो सबसे आगे आपके देशवाड़ी वाले और बांगरू वाले यही खड़े होंगे, क्योंकि ये कोर सेंट्रल हरियाणा है। ऐसे यूपी में भी जो है अवधि है, या जो उसकी इमेज बाहर जाती है, तो बॉर्डर वाले एरिया हमेशा नेगलेक्ट, वो चीज़ होनी नहीं चाहिए, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर दूसरा इंडिया में प्रॉब्लम क्या रही है कि एक बंदा था ग्रियर्सन, अंग्रेज़ों के टाइम पे इंग्लिश सर्वेंट था 1890s में, तो उसने एक इंडिया में एक लिंग्विस्ट सर्वे उसी ने कराया, उसके बाद किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि 50s के बाद ऐसा माहौल हो गया था कि लिंग्विस्टिक्स पे बात करना तो भाई स्टेट बनाने की बातें उठने लग जाएंगी अलग अलग।
तो गवर्नमेंट ने भाई एक 1920s तक वो चला अलग अलग फेजेस में, उसके अलावा किसी ने लोकल बोलियों का, लैंग्वेज का कैटेगराइजेशन ही नहीं किया। और उसने क्या किया, उसके काम में इतनी त्रुटि हैं कि उसने भी फोकस सिर्फ बंगाली, पंजाबी, मारवाड़ी पे ही रखा। यहाँ की लैंग्वेज को बिल्कुल उसने नीचे स्तर की जो थी बोलियाँ बता के उसने उसको डिक्राई कर दिया। और तो ये भी देखो कि वो भी ब्रिटिश ऑफिसर ही थे एक, जिन्होंने हरियाणवी से इंग्लिश की डिक्शनरी भी लिखी। ई जोसेफ थे, रोहतक के डिविजनल कमिश्नर थे, 1920 में जो डिक्शनरी लिखी थी। तो अब अंग्रेज़ों के खैर अपने अलग पर्पस थे एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ के लिए, बिकॉज दे नीडेड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। लेकिन हरियाणा बनने के बाद भी आज तक ऐसा कोई अटेम्प्ट हुआ ही नहीं है कुछ करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ वहाँ भी टोकनिज्म है। और प्रॉब्लम फिर वो पॉलिटिकल आ जाती है, हम उस स्फेयर में घुस जाएंगे कि भाई अब ये पॉलिटिकल। अब एक वीडियो है थोड़ी कोई 8-9 साल पुरानी है कि दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा में कह रहे हैं कि हरियाणवी को 8th शेड्यूल में डाला जाए भाषा के तौर पे। अभी 22 लैंग्वेज हैं उसमें, तो डालने को पहले इनिशियली 14 थी, 14 से आप 22 तक भी आगे तो और भी डाल सकते हो, लेकिन इसके लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं दिखते। प्रयास इस तरह से नहीं दिखते। 10 साल तो उनकी सरकार थी, ऊपर भी नीचे भी। अब आप हरियाणा का केस देख लो, हरियाणा में पंजाबी और उर्दू की तो अकादमी मिलेगी, लेकिन हरियाणवी ज़बान के लिए अकादमी नहीं है। अच्छा, एक ये भी मैं बात बताऊं कि बंसी लाल ने जब ये लड़ाई चल रही थी हरियाणा पंजाब की और बहुत तनाव वाली सिचुएशन हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये मतलब पंजाबी सेकंड लैंग्वेज होती थी उस टाइम पे। 1966 में हिंदी पहली थी, हरियाणवी ये पंजाबी दूसरे लैंग्वेज थी स्टेट की। तो उन्होंने ये ठाना कि भाई ये पंजाबी नहीं रखनी, जो सबसे दूर की है ना वो रख लेंगे। तो उन्होंने तमिल लैंग्वेज को हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज बनाया। अच्छा, जब हुड्डा आए, क्योंकि उनको पंजाबी वोट बैंक बहुत उनका स्ट्रॉन्ग था कंपेयर टू चौटालाज और अदर पार्टीज, तो उन्होंने फिर से वो दूसरे नंबर पे तमिल हटा के पंजाबी लेके आए सेकंड लैंग्वेज। ये 2005-06 की बात है। तो इतने मेरे ख्याल से 20-30 साल तमिल जो है सेकंड लैंग्वेज रही है। और हरियाणा में कोई बोलने वाला नहीं था उसका एक्सेप्ट हमारे सीएम खट्टर साहब, वो एकदम फ्लुएंट तमिल बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ये मेरे लिए हैरानी की बात है। वो तमिलनाडु में गए थे और वहाँ पे एकदम चैस तमिल में उन्होंने भाषण दिया था। तो ये भी क्या है, ये भी 64 के बाद जो कोठारी कमीशन था एजुकेशन के बाद, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया, तो लैंग्वेज चूज़ करनी थी कोई तो उन्होंने भी फिर इस चक्कर में कि पंजाबी तो लेनी नहीं, तो फिर क्या लेनी है, तो फिर नहीं, वो पंजाबी तो भाई वो कुछ भी ले सकते थे। हाँ। राजस्थानी भी ले सकते थे या कुछ और ले लेते। हाँ। अच्छा, राजस्थानी भी जैसे ना, जो प्रॉब्लम हरियाणवी के साथ है वही राजस्थानियों के साथ है। बिल्कुल, क्योंकि वो भी मंच पे जाके हरियाणवी राजस्थानी नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ भी क्योंकि कोई वो भी उसी टूरिज्म में बस एड्स में एक लाइन, वो भी स्टेट बिखरा हुआ है। जैसे राजस्थान का मैं पूछूं आपसे कि आइडेंटिटी क्या है, राजस्थानी कौन है, तो क्या बागड़ी राजस्थानी है, मारवाड़ी राजस्थानी है, मेवाड़ का बंदा राजस्थानी है, भरतपुर वाला जो ब्रिज बोलता है वो राजस्थानी है, मेवात जो अलवर का है वो राजस्थानी है, तो राजस्थानी कौन है? तो कलेक्टिव एक लैंग्वेज तो वहाँ की भी नहीं है। लेकिन विद टाइम जब आप इंटीग्रेशन होता है स्टेट का, हरियाणा क्योंकि छोटा है और यू कैन रिलेट विद पीपल, और सिर्फ लैंग्वेज का वो नहीं है यहाँ ना, मतलब पहनावा हो गया, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हो गया, आपका कस्टम हो गए, आपका मतलब चीज़ें देखने का नज़रिया हो गया, आपके डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, फौज हो गई, बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको यूनाइट करती हैं। सही बात। तो जब मैं वही कह रहा हूँ ना, आप कोई भी कॉमेडी वेब सीरीज़ देख लोगे, किसी दूसरे महेंद्रगढ़ की देख लोगे, आप रेवाड़ी की देख लोगे, आपको वही सेंस ऑफ कॉमेडी लगेगी, वही बातें लगेंगी, क्योंकि एसेंशियली लोग वही हैं। सही बात, लोग वही हैं, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन उससे फिर अब इसलिए जो है ना, वो सेंस ऑफ लॉस वाली बात है कि टूल्स आ गए हैं और लोग जो है इकट्ठा होना, कॉन्क्रीट शेप इसने, थोड़ा गानों ने भी हेल्प करी है, मीडिया ने भी हेल्प उस चीज़ में की है। गानों के ऊपर एक अलग से बनता है। हाँ, गानों का तो मतलब हरियाणवी में देखेंगे तो मतलब और ही लेवल पहुंच गया अब। हाँ, अलग लेवल पे, मतलब जो 10 साल पहले जो क्वालिटी थी ऑडियो की, वीडियो की, प्रोडक्शन की, डायरेक्शन की, वो एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है। बट उसके लिए उसके लिए स्पेशल अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, तो उसको निकाल डिस्कस करने में ही मतलब 1 घंटा लग जाएगा। वो बड़ी विस्तृत चर्चा का विषय है, विस्तृत चर्चा, और उसमें हम रागनी से शुरू करके और वो इवोल्यूशन भी देख सकते हैं। एक म्यूजिकल हिस्ट्री जो है ना, वो शायद उस पर बात करनी पड़े। लेकिन आइडेंटिटी की जहाँ तक बात है, तो उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है गानों ने। हाँ, गानों ने। और मतलब एक जैसे अब एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल आपका ट्विटर हैंडल हरियाणवी है, 20 साल पहले
कोई हरियाणा का बंदा जर्नलिस्ट कोई अपना ट्विटर हैंडल बनाता, अगर उस टाइम ट्विटर होता या कुछ अपना नाम लिखता, तो एटलीस्ट इतना तो मेरे को पता है कि वो हरियाणवी नहीं लिखता। नहीं, अगर ट्विटर होता तो अपने आप ही हो जाता फिर वो आइडेंटिटी जो हमारी है। नहीं वो लेकिन कहीं और नहीं कर सकता नहीं, था, वो ओन नहीं करता। बहुत सारे ऐसे थे जो गए होंगे, कुछ अचीव भी किया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ मालिकान भी हैं न्यूज़ चैनल्स के, कुछ रिपोर्टर भी रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हाँ। रहे हैं, कुछ और दीगर शोबों में भी बहुत लोगों ने मतलब कामयाबी हासिल की है, लेकिन वो कभी अपने आप को हरियाणवी नहीं बताते। अब कॉन्ट्रास्ट करो आप नीरज चोपड़ा से, रवि दहिया से, अब उनको कोई शर्म नहीं है, बल्कि वो तो कहता है यार कि मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। हाँ। और वो कोई मतलब उसको मतलब शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। तो जो एक हिस्टोरिकल बैगेज होता है ना आपके ऊपर, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का, आइडेंटिटी का, वो भी शेड हुआ है। क्योंकि अब आप और मैं पढ़ गए ना, हम थोड़ा सा बाहर निकल गए, हमने थोड़ी दुनिया देख ली। मैंने कहा यार जब ये शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, हम क्यों करें? हमने कौन से ऐसे पाप किए हुए हैं कि अपनी लैंग्वेज को लेके मतलब हम जो है थोड़ा सा उसको लेके बैकवर्ड हो जाएं या बैकफुट पे चले जाएं। तो और ये जो गानों की पॉपुलैरिटी है जो आप देखते हो कि मतलब मैं जम्मू में था, हिमाचल में गया, वहाँ पे आप देख रहे हो कि हरियाणवी गाने बज रहे हैं बसों में और जगह पॉपुलर प्लेसेस में। तो आपको पता है कि यार लाइक यू ऑल्सो गेट सरप्राइज्ड कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, उसका एक और रीज़न है, मैं मतलब थोड़ा सा मैंने सोचा था इस बारे में। दो रीज़न है। एक तो ये है, अब जैसे पंजाबी गाने भी बड़े पॉपुलर हैं, पर पंजाबी की ना एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसकी व्याकरण अलग है। तो एक लेवल के बाद और वर्ड भी हिंदी से थोड़े से चेंज होने जाते हैं। तो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू के लोगों के लिए वो हरियाणवी भाषा में जो गाना है उसको समझना आसान है कंपेयर टू पंजाबी। थोड़ा सा आप खालिश पंजाबी की तरफ जाते जाओगे तो मुश्किल होता जाएगा आपके लिए बोल समझना। लेकिन म्यूजिक फिर भी ट्रैवल करता है आपकी बीट्स की वजह से। अरे म्यूजिक तो सेम ही है ना। हाँ नहीं, हरियाणवी में थोड़ा फर्क है। मैं पंजाबी म्यूजिक और हरियाणवी म्यूजिक डीजे के अलावा भी थोड़ा, अब जो से अब ये गाना है, इन्होंने क्या किया है, जो गाने सबसे ज़्यादा आप उसमें भी ट्रैक देखो ना जो पॉपुलर हुए हरियाणवी, वो सारे हरियाणवी लोकगीतों पे बेस्ड है। बिल्कुल। अब ये जो 52 गज का दामन भी है, और ये जो है आपका उड़ा उड़ा रे कबूतर मेरे डूंगे पे बैठा, तो इनकी जैसे ट्यून अब ये है, ये सारी लोकगीतों से ली हुई है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। जिसमें औरतों की जो आम रोज़मर्रा की जीवन की जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो उनके विषय हैं। बिल्कुल। तो अब इनका जो सब्जेक्ट मैटर देखोगे, और पंजाबी गानों के सब्जेक्ट मैटर में क्या है, वो भी अपने उसमें एक दायरे में कैद हो गए कि गड्डी ते नड्डी, तो लड़की, गाड़ी, दारू, मेरे पास बहुत सारा कैश है। मतलब लोग इसके अलावा भी चूड़ियों वाली गाड़ी, बस इसके अलावा भी कंटेंट देखना चाहते हैं ना। तो अब इन दोनों गानों जैसे उड़ा उड़ा रे कबूतर मेरे डूंगे पे बैठा, तो अब लड़की जो है या 52 गज का दामन वो विरोध कर रही है कि नहीं मैं तो मटक नाचूंगी, ठीक है, या नंगड़ा के ब्याह दी, जैसे अब चल रहा है। तो वो भी क्या है, उसका वो डेली रोजमर्रा का विरोध है अपनी लाइफ का, जीवन का। तो उसकी रेजोनेंस अलग है, वो बीट तो अच्छी है ही, लेकिन सब्जेक्ट मैटर भी अलग है ना। लड़ाई करवा में काम चल रहा है नंगड़ा के ना, और नंगड़ के ऊपर लागे रहे। हाँ, तो अब वो सिंपलिस्टिक भी है, उसमें एक हुक है सीधा सा, ठीक है, सिंपल उसके लिरिक्स हैं, और बीट है, आप झूम रहे हो। तो अब जैसे पीछे बहू काले की, जो कई सालों तक चला, मतलब हिंदी में भी समझना इजी है बहू काले की क्या मतलब है। लेकिन अब देखो ना, देखो सारे फीमेल वाले गाने हैं जो फीमेल गा रही हैं। अगर उनकी नेचर भी देखोगे, सब्जेक्ट मैटर देखोगे, तो बहुत मतलब जो कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के जो पॉपुलर गाने उनसे बहुत अलग कल्चर है। और उसमें भी जैसे लॉन्ग, और यहाँ पे भी देखिए जाट जाट होता है यहाँ पे भी, लेकिन भाईचारे पे, हरियाणा पे हरियाणवी दबिया नहीं करते। ऐसे सिर्फ एक कास्ट की बात नहीं है, ये भी एक अलग है। मेरे को लगता है ये चेंज है, जो भाईचारे की बात करते हैं, हरियाणवी आइडेंटिटी की बात करते हैं, वहाँ पे ये इतना नहीं है पंजाब में। अच्छा, पंजाब में ना पहले बड़ा था, पहले हम 90s में गाने सुनते थे, रंगला पंजाब, ठीक है, गुरदास मान के गाने थे पंजाब के ऊपर। अब जैसे वो मतलब अब वो ना एक गाने भी आईना होते हैं समाज का, कि समाज किस तरह से चेंज हो रहा है। एक पॉजिटिविटी कई बार नेगेटिविटी में बदलती जाती है। गन कल्चर जब ऐसा नहीं कि हरियाणा में बंदूक पे और इन चीज़ों पे गाने नहीं बन रहे, लेकिन वो कोई पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर रहे, मतलब उनका भी एक नीश ऑडियंस है, कोई इस टाइप के गाने बन रहे हैं। हरियाणवी के गाने की जो इमेज है ना, वो सारे ये औरतों के गाने, इस टाइप के गाने जो हैं, बहू काले की से जो 17 में आया उससे स्टार्ट हो जाओ पिछले 5-6 साल में, तो जो मशहूरी हासिल की है वो इस टाइप के गानों ने की है। बिल्कुल। तो सब्जेक्ट मैटर भी अलग है, उनकी धुनें थोड़ी अलग हैं, वो रिक्रिएट की हैं। अब उस पर भी कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि ये तो नाश कर रहे हैं कल्चर का, इसको तो इन्होंने कमर्शलाइजेशन कर दिया, इनकी भावनाएं कुछ और थी गानों की, वो अलग विषय है। लेकिन
उन्होंने कुछ मशहूरी तो दिलाई है भाई, उस पे पूरा 1 घंटा लगेगा। बढ़िया, 1 नंबर का पॉडकास्ट था। क्या ही बोलूं, मतलब मेरे को बहुत मज़ा आया भाई। और हम जल्दी ही एक इसका एपिसोड करेंगे गानों के ऊपर। बिल्कुल कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत भाई आने के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे लगता है कि बहुत सारे हरियाणवी को और हरियाणा के बाहर के लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें, लैंग्वेज के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, वो भी खुद भी, अगर कोई हरियाणा के बाहर का भी है वो भी खुद सोचेगा, कोई राजस्थान का है, वेस्ट यूपी का है, वो भी सोचे इन सब चीज़ों पे। ये सिर्फ हरियाणा के ऊपर तो वो है कॉन्वर्सेशन, लेकिन उसके बाहर के लोगों को सोचने के लिए भी मजबूर करता है। सो थैंक यू सो मच। शीघ्र फिर से मिलते हैं और हरियाणवी गानों पर, रागनियों पर एक अलग से एपिसोड करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू।